चलिए, हेलो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। राधे राधे, राम राम। जल्दी से बताइए क्या आवाज़ आ रही है। चलिए, हेलो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। राधे राधे, राम राम। जल्दी से बताइए क्या आवाज़ आ रही है। तो फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को भैया। आज हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कवर करने वाले हैं। तो जितने भी फंक्शंस आप सबने कैल्क में पढ़े होंगे सब आज हम यहाँ पे कवर करेंगे एक वीडियो के अंदर अंदर। अगर क्वालिटी वगैरह में इशू आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का। एक बार हम भी चेक कर ले रहे हैं सारी चीज़ क्लियर हैं कि नहीं। चलिए तो ठीक है भाई, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको ब्लर दिखाई पड़े हैं सारी चीज़ें तो। तो जितने लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर बोल दीजिए, हेलो सर, कुछ भी, तो पता चल जाएगी कौन कौन क्लास देख रहा है। रॉयल प्रयागी जी हैं, चलो भाई, रजनीश जी भी हैं। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा कि आज हम सारे के सारे फार्मूलाज और फंक्शंस को यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज के बाद आपके सारे के सारे डाउट हो जाएंगे ख़त्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे आपका मैथ फंक्शन हो, चाहे आपका टेक्स्ट फंक्शन हो, चाहे आपकी काउंट सीरीज़ हो, सम की स्पेशल सीरीज़ हो, एवरेज वाली सीरीज़ हो, आपके लॉजिकल फंक्शंस हो, या फिर आपका लुकअप फंक्शन हो, या आपका डेटाबेस फंक्शन हो, या फिर आपके राउंड सीरीज़ हो, या फिर इनके अलावा जितने भी बचते हुए आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब कुछ हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आ चुके हैं, मारिया फातिमा जी हैं भी, बटरफ्लाई आरू भी हैं यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, तो सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से वापस से। रॉयल प्रयागी, हेलो सर जी, मैं आयुष, ओके। हाँ जी, तो ठीक है, आप लोग अगर अपने ओरिजिनल नाम लिखते हैं तो भाई समझ में भी आती चीज़ें। तो आप लोग ऐसे ऐसे नाम रखते हो, पता ही नहीं चलता है ना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से आज मैं थोड़े से आपको मैथ वाले फंक्शंस पहले बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी अगर आपके पास यहाँ पे नंबर्स है, अगर उनको ऐड करना हुआ तो आप कैसे ऐड करेंगे, है ना। या फिर इन नंबर्स का अगर आपको प्रोडक्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे। देखो भाई, बेसिकली अगर आप जोड़ना चाहते हो किसी भी नंबर्स के सीरीज़ को, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए आपके पास सम फंक्शन बना हुआ है। तो सम फंक्शन कैसे लगाते हैं, सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था, फंक्शन या फॉर्मूला की स्टार्टिंग होती है तो इक्वल के ऑपरेटर के साथ होती है। इक्वल का ऑपरेटर लगाना ज़रूरी है। फॉर्मूला है तो सीधे इक्वल का ऑपरेटर लगाइए, सेल का रेफरेंस दीजिए और बीच में ऑपरेटर का यूज़ कीजिए कि अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने के लिए आपको प्लस का साइन, घटाना चाहते हैं कोई भी चीज़ तो आपको बीच में माइनस का साइन, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीच में अब एस्ट्रिक्ट का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन बोलते हो, स्टार वाला सिंबल। बट यहाँ पे जब हमें फंक्शंस का काम करना है, फंक्शंस पे काम करने हैं, तो इक्वल के साथ हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो जिस भी सेल में आप आउटपुट चाहिए आपको वहाँ पे पहुँचिए और इक्वल लगाइए, फंक्शन का नाम लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ये एकदम बेसिक होता है। और जैसे आप इतना सा काम करते हैं, अगर आप कैल्क यूज़ कर रहे हैं या गूगल शीट यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं पे भी जाके, या फिर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी आप ये फंक्शंस लगा सकते हैं। और कई जगह पे तो आपको नीचे सजेशन में आ भी जाता है कि इस फंक्शंस में आपको क्या वैल्यू सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये करने के बाद अब हम यहाँ पे चाहें तो भाई एक एक नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले को सिलेक्ट करें, कॉमा लगाएं, दूसरे को सिलेक्ट करें, फिर कॉमा करें, फिर तीसरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद भी हम ब्रैकेट बंद करके एंटर कर सकते हैं, तो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, या फिर हम चाहें तो यहाँ पे इस पर कुछ और भी तरीका भी अपना सकते हैं भैया। वो कौन से तरीके होंगे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक ही तरीके नहीं भाई, कई तरीके हैं यहाँ पे हमारे पास होते हैं। एक तो ये आपका हो गया, जहाँ पे हमने क्या किया है, एक एक नंबर्स को सिलेक्ट किया है कॉमा के साथ। दूसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सीधे हम इक्वल का ऑपरेटर लगाएं और फंक्शन का नाम लिखें, ब्रैकेट ओपन करें और ये पूरा रेंज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करके ड्रैग कर लें, ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप रेंज सेलेक्ट करते हैं
और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो भी आपका आंसर सेम टू सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबको गुड मॉर्निंग, निशा जी को भी गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी नंबर्स की सीरीज़ अगर आप उनको ऐड करना चाहते हैं या फिर जोड़ना चाहते हैं, टोटल निकालना चाहते हैं, तो ऐसे आप बेसिकली जोड़ सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास कंडीशन ये आ जाए कि भैया कोई भी कंडीशन आपके सामने आ जाती है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम बात करेंगे अभी सम सीरीज़ जब स्टार्ट करेंगे तो हम सम इफ़ लगाएंगे, सम इफ्स लगाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस अभी रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, जोड़ा हुआ है, मैक्सिमम निकाले हैं। अगर मैक्सिमम अगर निकालना चाहते हैं कि भाई इन दोनों में से ये फिर इस पूरी सीरीज़ में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ना, तो यहाँ पे मैंने टोटल निकाल दिया है। अगर यहाँ पे अब मान लो कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हुआ तो क्या करें, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू, इधर पे हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोवेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब मुझे बताइए अगर हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करना है तो कौन सा फंक्शन हम लगाएंगे। कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो भाई बता सकता है। थोड़ा सा भी वार्म अप क्लास स्टार्ट करें हम, 10 मिनट हम थोड़ा सा बेसिक वाले फंक्शन पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अपने एडवांस वाले फंक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है। तो हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है मैक्स फंक्शन। तो इक्वल के साथ आप MAX लिखेंगे। और गाइस प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, मेरे स्टाफ मेंबर्स वॉइस आप लोग की थोड़ी ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम इक्वल के साथ मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम अपने रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी नंबर्स हमारे सामने हैं। जैसे मान लीजिए ये तीनों नंबर्स हैं, तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, जैसे मैं इंटर करूँगा हमारे सामने हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर लोवेस्ट वैल्यू पता करना हमें, तो यहाँ पे इसी का जस्ट अपोजिट फंक्शन बना हुआ है आपका मिन फंक्शन। तो मिन फंक्शन हम लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो भी होगी इस रेंज में से हमें ये बता देगा। तो ये एकदम से बेसिक था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 आपका सबसे हाईएस्ट वैल्यू इन तीनों में से, और 10 आपका सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जोड़ना सीख लिए हैं, टोटल निकालना सीख लिए हैं, और आप हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू फाइंड करना भी सीख लिए हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सबको क्लियर हो गया होगा भाई। यहाँ तक क्लियर है सबको। एक बार क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस बोल दीजिए कि हाँ क्लियर है सर। और ऐसे अगर आप कोई भी नंबर्स का प्रोडक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक नंबर आपके पास है 5, एक नंबर आपके पास है 4। अगर इन नंबर्स को आप प्रोडक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहते हैं, प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, थोड़ा सा इसका हम अरेंज कर लेते हैं भाई। अब मान लीजिए इस वाले सेल में आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इक्वल का ऑपरेटर लगाएंगे, फंक्शन आप लगाएंगे प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये दोनों नंबर्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे। वापस से सेम तरीका, या तो आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके ड्रैग करके, और या फिर आप एक एक नंबर को कॉमा के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप कॉमा के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और रेंज, दोनों मैं आपको बताते चलूँगा। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप रेंज सेलेक्ट कर पाएंगे वहाँ भी बता दूंगा, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी चीज़ें मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगा। तो प्रोडक्ट फंक्शन में भी आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं भैया। जो भी आप रेंज बताएंगे उनको ये क्या करेगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो जैसे यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो देखिए 5 × 4 आपका 20 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर आपको कभी भी दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचने वाला है, ये चीज़ आपको निकालनी है, तो आप मॉड फंक्शन लगा सकते हो। आप ज़रूरी नहीं कि आप अलग अलग सेल में वैल्यू लिखिए, उसके बाद यहाँ पे आप नंबर्स का सिलेक्शन कीजिए। आप डायरेक्ट आर्गुमेंट के तौर पे भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सीधे मॉड फंक्शन इस बार लगा देता हूँ, MOD मॉड लिखेंगे, इसका मतलब होता है मॉडुलस, ये हमें रिमाइंडर बताता है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले मुझे डिविडेंड बताना है और डिवाइज़र बताना है। डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइज़र वो नंबर होता है जिससे डिवाइड किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 41 लिखता हूँ, 41 लिखने के बाद कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे एक मैं नंबर दे रहा हूँ, मान लीजिए 4। अब 41 को 4 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचेगा, ये रिमाइंडर बताना ही इस मॉड फंक्शन का काम होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो 1 दे दिया, क्योंकि 41 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर ही आपका बचता है। तो जैसे आपका मॉड फंक्शन क्या कर रहा है, रिमाइंडर बता रहा है,
और इस बार हमने क्या किया है, आर्गुमेंट के तौर पे डायरेक्ट हमने वैल्यू ही दे दिया है, अलग से हमने सेल का रेफरेंस नहीं दिया है। बट आप लोग को ये पता होना चाहिए, अगर आप सेल का रेफरेंस देते हैं तो उस समय पे आप क्या कर रहे होते हैं, अपने शीट को जो है डायनेमिक बना रहे होते हैं। अगर कभी भी अगर आप अपने इनपुट टेबल को चेंज करेंगे तो आपको फंक्शन में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आपका आउटपुट टेबल अपडेट हो जाएगा। हाँ जी, निशा जी का कहना सर इक्वल ऑपरेटर A2 एंड B2 लेकर के एक बार देख लीजिए। हाँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं, A2 B2 अगर आप करते हैं तो भी आपका आएगा, मतलब सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो आप। चलो इस चीज़ को भी करके यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपका 52 नंबर एक है, एक आपका 10 है, या फिर यहीं पे लिख लेते हैं, अलग से नंबर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 51 लिख लिया मैंने, एक तरफ 4 लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे हम लगाते हैं मॉड फंक्शन, इक्वल के साथ MOD हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे हम पहले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और दूसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट बंद करेंगे। कई बार अगर आप ब्रैकेट बंद करना भूल जाते हैं, एंटर कर देते हैं, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो तब पर भी आपका रिजल्ट सेम टू सेम आया है, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या होगा, यहाँ पे मैं 41 की जगह पे 50 लिख देता हूँ तो आपका आउटपुट बदल जाएगा। देखो 2 आ चुका है, बट यहाँ पे नहीं बदला हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको चेंज करना है तो इसके लिए आपको इस फंक्शन में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये फ़र्क होता है डायरेक्ट आर्गुमेंट में वैल्यू देने का, और अगर हम सेल का रेफरेंस देते हैं तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। एक आपका स्टैटिक बनाता है, एक आपका डायनेमिक बनाता है। ठीक है, तो जैसे ये मोड फंक्शन आपका यहाँ पे रिमाइंडर बताता है, वैसे ही आपके सामने क्वेश्चन नामक फंक्शन होता है जो कि क्वेश्चन वैल्यू को प्रोवाइड करता है इन हिंदी, जिसको आप लोग बोलते हैं शेषफल, नहीं भागफल। क्योंकि शेषफल रिमाइंडर होता है, भागफल आपका होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन फंक्शन आप लोग कर लोगे भाई, सिंपल है। उसमें क्या होगा कि आप जो कोई भी टेबल पढ़ रहे हो तो कितनी बार वो टेबल आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को बताएगा। क्लियर है। जैसे कि आपने अगर इसको 50 को 4 से डिवाइड किया है तो कितनी बार ये गया है वो आपको बताएगा क्वेश्चन फंक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ भाई, इक्वल के साथ आप लिखोगे क्वेश्चन। स्पेलिंग का खास तौर पे ध्यान रखेंगे, अगर गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। तो इसमें मैंने 50 सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, हम हर एक नंबर्स को सिलेक्ट करें तो कॉमा के साथ, यहाँ पे हमें रेंज नहीं बता सकते, यहाँ पे हमें एक एक नंबर्स को ही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 4 से जब हम 50 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स हमें टेबल पढ़नी पड़ेगी 4 की, और तब जा कर के आपका रिमाइंडर 2 बचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन फंक्शन काम करता है। तो यहाँ तक क्या सभी को क्लियर हो गया कि फंक्शन कैसे लगाते हैं, कैसे वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं? बोलो हाँ या ना भाई, क्लियर है सबको यहाँ तक? तो देखो वार्म अप क्लास में मैंने आपको बेसिकली यही सिखाया, इसलिए बेसिक से फंक्शन बताए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप फंक्शन कैसे लगाते हैं, वैल्यू को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं एक बार जल्दी से बता दें, क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? फटाफट। चलो भाई, निशा जी को क्लियर है, उनका जवाब आ चुका है यस सर। बाकी लोग भी बता दें जल्दी से। ठीक है, तो उम्मीद करते सबको क्लियर हो चुका होगा। अब ऐसे आपके पास कुछ टेक्स्ट फंक्शन भी होते हैं। अगर आप दो अलग अलग सेल में लिखे गए टेक्स्ट को एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक फ़ंक्शन बना हुआ है। कौन सा फंक्शन है देखता हूँ किसे पता है भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक सेल में लिखा है ए, दूसरे में लिखा है बी, तीसरे मैंने लिख रखा है सी। अब मैं चाहता हूँ जो आपका ए बी सी है ये कंबाइन होकर के एक साथ एक ही सेल के अंदर आ जाए, तो ऐसा कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे देखो भाई, अभी तक तो जवाब किसी की नहीं आया, मैं बता दे रहा हूँ। इनको अगर कंबाइन करके आप एक ही सेल में लाना चाहते हैं विद फंक्शन, तो इसके लिए बना हुआ है कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट ऐसे करके आप स्पेलिंग याद कर सकते हो, कॉनकैटिनेट फंक्शन है। तो इक्वल के साथ हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, ये आपका टेक्स्ट फंक्शन होता है ना। कॉनकैटिनेट लिखेंगे जैसे आप यहाँ पे, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक एक टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा भैया। टेक्स्ट 1 सेलेक्ट किया मैंने, कॉमा किया, टेक्स्ट 2 सेलेक्ट किया, फिर से कॉमा, और टेक्स्ट 3 सेलेक्ट करके जैसे ब्रैकेट बंद करके हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे तीनों भी देखो आप, तीनों अल्फ़ाबेट्स जो आपके थे एक सेल के अंदर कंबाइन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आपके कॉनकैटिनेट फंक्शन काम करता है।
ठीक है। तो दिस इज़ अ कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो इन सभी को आपस में कंबाइन कर दिया है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ इसका एरिया, जिससे आपको फंक्शन दिखाई पड़ जाएगा। तो ये फंक्शन होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप देख सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट या फिर आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। इस प्रकार से आपका कॉन्कैटिनेट फंक्शन काम करता है। अब देखो, अगर आपको कभी भी किसी का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पे एक जगह मैंने लिख दिया, मान लो अंकित लिख दिया, चलो अपना नाम ही लिख दे रहा हूँ, अनुज लिख दिया मैंने। इधर पे मान लीजिए मुझे बीच में स्पेस दे करके कुछ भी लिखना था, चलो अपना पूरा नाम लिख देता हूँ, अनुज मौर्य लिख दिया इधर पे। इधर पे आपको लिखना था सर। अब आप चाहते हो कि अनुज मौर्य सर एक बार में आ जाए। अब देखो यहाँ पे आया तो, बट बीच में कोई स्पेस नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि लिखा क्या है। अब बीच में स्पेसिंग करनी है तो आप क्या करोगे, सही तरीका बताया जाए या फिर गलत तरीका बताया जाए। देखो, गलत तरीका अगर जानना है तो कुछ नहीं करना है, हर एक कैरेक्टर जैसे आप लिखो, हर एक टेक्स्ट को कंप्लीट करें, लास्ट में आप स्पेस बार प्रेस कर दीजिए, एक कैरेक्टर की स्पेस आएगा और यहाँ पे आपका बीच में भी स्पेस आ जाएगा। देखो, ये तो हो गया दिस, बट ये आपका गलत तरीका, सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है ये आप जान लीजिए। तो जिस भी टेक्स्ट के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो आपको अपने सिंटैक्स में थोड़े से बदलाव करने होंगे। करना क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, करना क्या है, कुछ नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं भाई। देखो, फंक्शन में आना है, जिससे आपको ये A15 अनुज जो लिखा हुआ है इसके बाद में आपको स्पेस चाहिए। कुछ नहीं, कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है, कॉमा लगाइए, डबल क्वेट्स लगाइए, बीच में एक बार आप स्पेस बार प्रेस कर दीजिए, सिंगल कैरेक्टर का स्पेस आ जाएगा, फिर से डबल क्वेट्स लगाइए, कॉमा लगा दीजिए। तो डबल क्वेट्स के अंदर हमने जो स्पेस बार प्रेस किया, इससे बीच में स्पेस आ जाएगा। फिर दूसरे बार टेक्स्ट के बगल में भी आपको स्पेस लाना था, यहाँ पे आइए, कॉमा लगाइए, डबल क्वेट्स लगाइए, स्पेस बार प्रेस कीजिए, फिर से डबल क्वेट्स बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए, इस बार हमने सही तरीके से बीच में स्पेसेस क्रिएट कर दिए हैं। तो ऐसे आपका कॉन्कैटिनेट फंक्शन काम करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे अनुज लिखा था, अनुज लिखने के बाद बीच में मैंने, चलो अनुज लिखते वक्त ही क्या किया, बीच में स्पेस दे दिया, बहुत सारे स्पेस। अब यहीं पे मैंने लिख दिया मौर्य। अब देखो, ये जो सेम सेल के अंदर आपका जो स्पेस इतना ज़्यादा आ रहा है, इसको सही कैसे करेंगे, कैसे सही करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपका ट्रिम फंक्शन काम करता है। कौन सा फंक्शन, ट्रिम। इक्वल के साथ अगर आप ट्रिम लगाते हैं तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करेगा। और यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए, सिंगल कैरेक्टर का स्पेस छोड़ता है, बाकी सभी स्पेसेस को रिमूव कर देगा। तो जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे आपने स्पेसेस दे रखे थे, सबको इसने रिमूव किया, बट क्या किया, एक सिंगल कैरेक्टर का स्पेस रखा। तो ये होता है आपका ट्रिम फंक्शन का काम। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। यहीं पे अगर आप काउंट करना चाहते हो कितने कैरेक्टर्स हैं, तो इसके लिए आपके पास सिंपली एक फंक्शन बना हुआ है लेन नाम का फंक्शन। तो इक्वल के साथ अगर आप लेन लगाते हैं और ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोई भी टेक्स्ट अगर आप सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जैसे इसी को मैंने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद करके हम एंटर करेंगे, तो हमें बताएगा यहाँ पे 11 कैरेक्टर्स हैं। जैसे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, बीच में स्पेस है उसे भी काउंट करेगा, 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे फंक्शंस काम करते हैं। तो होपफुली आपने ये कुछ बेसिक से फंक्शन देख लिए होंगे भाई, सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंस वाले जो और फंक्शन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट फंक्शन में एक और फंक्शन होता है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्लियर है, बताया जाए या फिर आगे बढ़ा जाए। अगर आप लोग को क्लियर है भाई तो मैं आगे बढ़ जाते हूँ सीधे, अगर नहीं क्लियर है तो हम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर है या नहीं। जल्दी से। क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं क्लियर है तो लिख दीजिए कि सर बता दीजिए, या फिर क्रॉस लगा सकते हैं। थम्स अप क्लियर है, नहीं क्लियर है तो थम्स डाउन, ऐसे आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं फटाफट स्पीड में। क्लियर है सर, ओके। चलो भाई, निशा जी को क्लियर है, बाकी रजनीश जी और रॉयल प्रयागी जी बताएं। एंड जो भी यहाँ पे बाकी लोग देख रहे थे, बटरफ्लाई औरू हैं, मारिया फातिमा जी हैं, सर बता दीजिए रजनीश जी क्लियर है।
चलो भाई, कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, तो स्पीड में हम देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है आपका ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये सेल हैं जहाँ पे हमने डेटा कुछ लिख रखे हैं। चलो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक वर्ड है, कौन सा वर्ड लिखते हैं भाई, चलो एजुकेशन। कुछ ज़्यादा ही बड़ा वर्ड हो गया, चलो छोटा वर्ड लिखते हैं जिससे कि हमारे सामने स्क्रीन प्रॉपर तरीके से विजुअल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड लिख लेते हैं, कंप्यूटर। ये भी आपका बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं भाई, हम इसे स्पेसिक रेट बढ़ा देते हैं। क्या जाता है, बहुत जगह हैं हमारे पास। फिर अब हमें अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर को कंपनी बनाना है, क्या बनाना है, कंपनी। तो कंपनी अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इस प्रकार से आपका आएगा। अब मुझे ये बताइएगा इस कंपनी और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। यहाँ पे देखो, COMP यहाँ भी है, COMP यहाँ भी है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे UTER जो है और यहाँ पे ANY है। तो हम क्या कर सकते हैं, UTER को रिप्लेस कर सकते हैं ANY से। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन यही होता है। जितने लोग यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी होंगे भैया, मैच वगैरह देखते होंगे, उनको पता होगा कि एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर का भी ऑप्शन होता है ना। किसी भी प्लेयर को किसी से भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी पुराने टेक्स्ट को किसी नए टेक्स्ट के साथ। तो यही आपका होता है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। तो आइए यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि कैसे आपका ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन काम करेगा। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का ऑपरेटर, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन का नाम भैया स्पेलिंग के साथ आप लिखिएगा और ब्रैकेट करेंगे ओपन। हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर, लगाएंगे कॉमा। अब हमसे बोल रहा है कि भैया आप सर्च टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च टेक्स्ट लिख दिया है, अभी लिखा नहीं, लिख दूंगा। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब बोल रहा है कि एक नया टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, तो ऊपर वाले में एक न्यू टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रख दूंगा और ब्रैकेट बंद करेंगे, देन हम एंटर करेंगे। अब ये कंप्यूटर ही है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे UTER को सर्च करना था और ऊपर वाले में आकर के मैं यहाँ पे देखो UTER को मैंने रिमूव कर दिया है, तो COMP बचा। अब यहाँ पे बनाना था कंपनी, तो लिखना क्या पड़ेगा, नया टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ANY। जैसे इसको लिख करके मैं एंटर करूँगा, देखो कंप्यूटर से बन गया ना कंपनी। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट फंक्शन का काम। तो अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे चीज़ें सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, UTER रिप्लेस हो चुका है ANY से। रॉयल प्रयागी जी का कहना है सर रैंड फंक्शन, रैंड बिटवीन फंक्शन भी एक बार समझा दीजिए। ओके चलिए ठीक है भाई। तो एक स्टूडेंट की डिमांड है सर रैंड फंक्शन और रैंड बिटवीन समझा दे। देखो रैंड फंक्शन का सिंपल सा काम होता है रैंडमली एक नंबर को जनरेट करना जो कि 0 और 1 के बीच में होगा। तो आप समझ सकते हो अगर ये नंबर आपका 0 है, इधर पे नंबर 1 है, तो 0 और 1 के बीच में क्या ही वैल्यू हो सकती है, 0 पॉइंट समथिंग। तो यही नंबर जनरेट करता है हमारा रैंड फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पे रैंड फंक्शन लगाते हैं, इक्वल लगाना है, फंक्शन का नाम लिखना है रैंड, ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट बंद कर देना है, कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं यहाँ पे हम। जैसे हम एंटर करेंगे रैंडमली एक आपका 0 और 1 के बीच का नंबर जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.592043148828 इस प्रकार से एक रैंडमली नंबर जनरेट कर देगा। अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं F9 फंक्शन की का यूज़ करके, तो यहाँ पे आपका ये रैंडम फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, वहीं पे जो आपका दूसरी तरफ है रैंड बिटवीन, ये क्या करता है, एक आप रेंज बता सकते हो कि किन रेंज के बीच का आपका नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हम एक रेंज बता देना चाहते हैं। हमने लिख दिया कि हमें 5 से 10 के बीच के नंबर चाहिए और 5-10 भी इंक्लूड हों। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा रैंड बिटवीन। तो इक्वल लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे रैंड और बिटवीन लिखेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन यहाँ पे हमें एक मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉमा करेंगे और हम मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम जैसे ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, अब देखो 5 से 10 के बीच में आपका 9 नंबर आता है, तो इस रेंज से नंबर ये उठा के आपको प्रोवाइड करेगा। अब इस बार जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे हर बार नंबर बदलेगा, तो बट ना तो 5 से नीचे आएगा और ना ही 10 के ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये नंबर काम, ये फंक्शन काम करता है रैंड बिटवीन।
ठीक। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका रैंड बिटवीन फंक्शन, इस प्रकार से काम करेगा। रैंड और बिटवीन के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते कुछ आपके इंपॉर्टेंट वाले फंक्शंस की तरफ भाई। तो अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, हमने सम करना तो सीख लिया था, है ना, जोड़ना हमने सीख लिया। अब हमने बोला था कि अगर हमारे पास एक कंडीशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ सकती है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अगर काम करना है, जोड़ना है, तो कैसे आप करोगे। मैनुअली काम आप कर सकते हो अगर आपके पास डेटा कम से कम है, लेकिन अगर हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो वहाँ पे हम कैसे कम समय में स्मार्ट तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक। तो दो चीज़ें आती हैं। अगर सिंगल कंडीशन है तो वहाँ पे आपको लगाना होगा सम इफ़ फंक्शन। कौन सा फंक्शन लगेगा भाई? सम इफ़। तो फंक्शन का नाम लिखेंगे इक्वल ऑपरेटर के साथ सम इफ़। इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिंगल कंडीशन होगी तो। और यहाँ पे क्राइटेरिया के तौर पे और रेंज के तौर पे हमें वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है। तो आर्गुमेंट में हमें दो वैल्यू देनी है, रेंज, क्राइटेरिया, और एक तीसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी सम रेंज। तो अब देखो रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज क्या होता है भाई? तो रेंज का मतलब एक ऐसा रेंज, एक ऐसा डेटा जिसमें से हम एवोल्यूशन करेंगे, है ना, जिसमें से एक वैल्यू उठा करके हम क्राइटेरिया के अंदर फिल करेंगे, उसे बोलते हैं रेंज। और क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया मतलब एक ऐसा खाली सेल जिसके अंदर हम वैल्यू लिख करके हम ये कैलकुलेट करेंगे कि भैया कि हमें क्या चाहिए। और सम रेंज जो कैलकुलेशन में पार्ट लेगा, मतलब कैलकुलेशन में जो भाग लेने वाला है, जिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे, वो होता है आपका सम रेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर तरीके से हेडिंग बना रखा है भाई। यहाँ पे रेंज की हेडिंग बनी है, सम रेंज की हेडिंग बनी है, क्राइटेरिया की हेडिंग बनी है ना। तो यहाँ पे इन हेडिंग्स का कुछ भी रोल नहीं है, सिर्फ इससे आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं। तो रेंज के तौर पे हमें सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मुझे मंथ के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड करना है, तो मैंने मंथ वाले पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। आपके पास यहाँ पे 4-5 ही मंथ के डेटा हैं। हो सकता है इन फ्यूचर जब आप काम कर रहे हो कहीं पे भी, वहाँ पे एक पूरा शीट भरा पड़ा हो डेटा से, वहाँ से आपको कैलकुलेट करना हो, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। मैंने मंथ वाले डेटा को एज अ रेंज सेलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमसे बोल रहा है क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए, तो क्राइटेरिया के तौर पे भाई मैं इस खाली सेल को सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं। या फिर अगर आप परमानेंटली सिर्फ और सिर्फ जनवरी का डेटा फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। फिर इसके बाद हम कॉमा करेंगे। अब हमें चाहिए सम रेंज। सम रेंज मतलब एक ऐसा डेटा जिसको पार्टिसिपेट करना है कैलकुलेशंस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये सेल्स वाला डेटा है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। इतना करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है रिजल्ट के तौर पे। ये तब तक 0 दिखेगा जब तक हम यहाँ पे क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करेंगे। अब ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इसमें लिखेंगे क्या, ये भी दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस क्राइटेरिया वाले सेल के अंदर ऐसी वैल्यू लिखेंगे जो इस रेंज वाले में एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, जनवरी है, मार्च है, जनवरी है। तो इन जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हैं। तीनों में से हम जिस महीने का भी डेटा जानना चाहते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे। मान लीजिए हम जैन का जानना चाहते हैं, जैन लिखा, हमने इंटर कर दिया। तो जनवरी में टोटल 17,020 का सेल्स हुआ है। तो आप देख सकते हो ये रहा जनवरी और ये रहा जनवरी और ये रहे जनवरी। इनको अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल आपका 17,020 आएगा। तो ये मैनुअली करने से अच्छा है हम यहाँ पे फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। मैनुअली आप 2-4 डेटा पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास हज़ारों डेटा हैं तो कैसे आप करोगे मैनुअली, कितना मैनुअल काम करोगे। तो स्मार्ट तरीका ये रहा, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप जनवरी का नहीं फेब का जानना चाहते हैं तो फेब लिखे, इंटर करें, ये फेब मंथ का डेटा आपको बता देगा। तो 3,250 रुपया का फेब में बिक्री हुआ है, सेल्स हुआ है। ये रहा आपका पास फेब का डेटा, ठीक है। ऐसे अगर आप मार्च का जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप मार्च लिखेंगे, तो मार्च का डेटा भाई आपके सामने प्रोवाइड कर देगा। तो 12,000 का टोटल सेल्स हुआ है मार्च में। तो एक ये 4,000 है, एक 8,000 है, 4 और 8 को आप जोड़ोगे तो आपके सामने भाई टोटल 12,000 आ जाएगा। तो ये था सिंगल कंडीशन पे काम करने वाला आपका सम इफ फंक्शन। तो इसका ये सिंटैक्स रहा भाई, आप देख सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं, अगर सर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हुई तो क्या करेंगे। अभी तो आपने बताया कि यहाँ पे सिंगल कंडीशन पे सम इफ काम कर जाएगा। अगर जब आपके सामने कभी भी मल्टीपल कंडीशन आ जाएं तो वहाँ पे हमारे सामने आता है सम इफ्स। कौन सा फंक्शन आएगा? सम इफ्स फंक्शन आएगा भाई। देखो आप सम इफ्स कैसे निकालोगे। तो जब मल्टीपल कंडीशन आएंगी, एक से अधिक, 2 हो या 3 हो या 4 हो, 5 हो, कितनी भी कंडीशन आप क्यों ना लगा लो,
तो वहाँ पे हम लगाएंगे सम एप्स। तो इक्वल ऑपरेटर के साथ लिखेंगे फंक्शन का नाम सम एप्स और ब्रैकेट को करेंगे ओपन। अब यहाँ पे देखो आपका चीज़ें बदल जाती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सम रेंज सेलेक्ट करना होगा। जहाँ अभी तक आप सम रेंज लास्ट में सेलेक्ट कर रहे थे, जैसे आप सम एप्स पे आएंगे तो आपको जो है सम रेंज सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सम रेंज के तौर पे हमारे पास डेटा कौन सा है, यही सेल्स वाला डेटा है, ऑलरेडी हम समझ रखे हैं। सम रेंज वही होता है जो पार्टिसिपेट करेगा कैलकुलेशंस में या फिर जिस पे कैलकुलेशंस होंगी। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज यहाँ पे आपका आ जाता है रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1 कॉमा रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2। तो हम यहाँ पे कॉमा लगाया। अब रेंज 1 के तौर पे मान लीजिए हमारे पास ये मंथ वाले डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया है, फिर हम कॉमा लगाएंगे। रेंज 2 के तौर पे तो हम यहाँ पे ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे रेंज 1 आप सिलेक्ट करेंगे आपको क्राइटेरिया भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, क्राइटेरिया। तो रेंज 1 हो गया, अब हमें चाहिए क्राइटेरिया 1। इस क्राइटेरिया 1 में क्या करेंगे, इस रेंज 1 से एक वैल्यू उठा के हम क्राइटेरिया 1 में लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब चाहिए हमें रेंज 2 चाहिए, तो यहाँ पे हमने रेंज 2 सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमें कॉमा फिर से लगाना होगा और क्राइटेरिया 2 चाहिए, तो क्राइटेरिया 2 के तौर पे हमने यहाँ पे फिर सेलेक्ट कर लिया। अब ऐसे आपके पास जितनी क्राइटेरिया जितनी रेंज है सब कुछ आप सेलेक्ट करते जाइए और लास्ट में आप ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे आपको 0 दिखा रहा है रिज़ल्ट के तौर पे। जैसे आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे वैसे आपके सामने रिज़ल्ट आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे सही तरीका तो यही है कि आप क्राइटेरिया 1 में रेंज 1 से वैल्यू उठा के रखेंगे और क्राइटेरिया 2 में रेंज 2 से वैल्यू उठा के रखेंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ पे कि भैया क्राइटेरिया 1 में वो रेंज 2 से वैल्यू उठा के रखते हैं और क्राइटेरिया 2 में रेंज 1 से उठा के रखते हैं। उस समय फिर उनका रिज़ल्ट आता नहीं है, तो परेशान रहते हैं कि सर रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। तो इस चीज़ का आप लोग को ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जो रेंज 1 होगा उसी में से एक वैल्यू उठा करके आप क्राइटेरिया 1 में रखेंगे और जो रेंज 2 होगा उसी में से वैल्यू उठा करके आप क्राइटेरिया 2 में रखेंगे। तो आइए अगर हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि भैया ये बताइए कि जनवरी के महीने में यूपी के ब्रांच में कितने का सेल्स हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मंथ वाला कॉलम जो आपका है वो जाएगा क्राइटेरिया 1 में और ब्रांच वाला कॉलम जो है आपका जाएगा क्राइटेरिया 2 में। तो जिसके पास देखो भैया घर में अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो वो घर पे साथ के साथ कर सकता है ये प्रैक्टिस। और जिनके पास टैबलेट या फिर स्मार्टफ़ोन है, चाल दूरभाष यंत्र है वो भी स्मार्ट वाला, तो वो लोग अगर दूसरा फ़ोन भी उनके पास है तो गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी काम करेगा ये फंक्शंस, ठीक है। गूगल शीट मैंने आपको बताया था फर्स्ट ही क्लास में। तो चलिए भाई यहाँ पे हम लिखेंगे जैन, बगल पे जाएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे यूपी और जैसे हम मारेंगे एंटर। देखो जनवरी के महीने में यूपी के ब्रांच में टोटल 8000 की सेल्स हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, इसी वजह से मैंने इसी को लिया था। अब यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो, नहीं सर जनवरी नहीं, आप बताओ फरवरी में यूपी के ब्रांच में कितने सेल्स हुआ है, 4000। अब देखो यहाँ पे फरवरी ढूंढो, ये रहा फरवरी, ये रहा यूपी, ये रहा फेब, बट यहाँ पे बिहार है, तो ये आपका यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। समझ में आया बबुआ? तो यहाँ पे अगर हमारे सभी बबुआ लोगों को क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। और मैं आपको यहाँ पे सिंटैक्स दिखा दे रहा हूँ भाई। चलिए तो जितने लोग भी देख रहे हैं अगर सबको क्लियर हो चुका है यहाँ तक, तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। स्पीड में उंगलियाँ भी आपकी स्पीड में चलनी चाहिए, जैसे आप लोग मुंह चलाते हो स्पीड में वैसे उंगलियाँ भी चलाओ भाई, फटाफट। और जो लास्ट तक बना रहेगा आज की क्लास में भैया उसका बहुत ही ज़्यादा भला होने वाला है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे और ऐसा कभी हुआ नहीं है। आज पहली बार देखो मैं आपको सारे जो फंक्शंस पढ़ाता हूँ, पूरे महीने भर की क्लास में आप पढ़ते हो, वो पूरा का पूरा कैल्क आप 2 दिन की क्लास में कर पाओगे। कितना बढ़िया चीज़ है ना? तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए अगर सभी को क्लियर है, तो हम आगे बढ़ पाएँ जिससे। चलो भाई, तो सबको क्लियर है यहाँ पे। निशा जी को क्लियर है, रजनीश जी को क्लियर है, मारिया फातिमा जी को क्लियर है और मिस्टर कार्तिक जी को भी क्लियर है। चलिए भाई, तो मिस्टर कार्तिक जी तो आज आप हमारी क्लास में फ़र्स्ट डे आ रहे हो। एक बार क्लास में कौन कौन यहाँ पे है भाई ज़रा आज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और कौन कौन पहली बार क्लास देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर मैं पहली बार क्लास देख रहा हूँ।
और क्लासेस आप लोग को कैसी लग रही हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, सीखने को मिल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं सिर्फ मज़ा ही आ रहा हो, सीखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं फटाफट आपके कमेंट देख ले रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मैं कमेंट नहीं देख पाता हूँ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जब पूरे चैप्टर्स आपके फिनिश हो जाएंगे तो एक दिन हमारा सेशन होगा, जिस दिन हम सब बैठ करके बातें करेंगे। भैया थोड़ा सा आप सबकी प्रॉब्लम सुनूंगा, उसका समाधान भी निकालूंगा, ठीक है। हाँ जी, कार्तिक जी बोल रहे हैं सर आज पहली बार आया हूँ, ठीक है। तो कार्तिक जी आप कहाँ, यहीं के ब्रांच से हैं या फिर मंझनपुर वाले ब्रांच से हैं? चलो चलो भैया, सबको मज़ा आ रहा है अगर पढ़ने में, सही है, अच्छी बात है, गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो। अगर आप लोग का थोड़ा सा फीडबैक बढ़िया रहता है तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। जब मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं एक नए तरीके से आपके सामने पेश आता हूँ। ये दिक्कत है, ठीक है। मेरे साथ ये होता है, अगर आप बने रहें मेरे साथ क्लास में, अच्छे से पढ़ते रहें, आपको चीज़ें समझ में आती गई, आप बताते गए चीज़ें सर समझ में आ रही हैं, नहीं भी आ रही हैं तो भी आप बता सकते हो चीज़ें सर समझ नहीं आ रही हैं, उसमें मैं काम करूँगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन और डिमोटिवेशन दोनों चीज़ मिलती हैं, है ना। तो ठीक है, चलिए गुड। तो चलो भाई आगे पढ़ लेते हैं। तो ये हमने सम एफ्स और सम फंक्शन देख लिया है, मतलब सम सीरीज़ का हमने सम एफ सम एफ्स दोनों कवर कर लिए हैं। अच्छा, ये जो आपका सम इफ है और सम एफ्स है, ये एवरेज वाले फंक्शन में भी काम आने वाला है ना। तो एवरेज सीरीज़ में चलने से पहले मैं आपको इस सम सीरीज़ का कुछ और भी सिंपल सी चीज़ें हैं जो कवर अप कर लेते हैं पहले। तो जैसे कभी भी अगर आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है और फाइनली उनको टोटल भी करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ आपके पास ये प्राइस है, एक तरफ आपके पास ये क्वांटिटी है। किसी ने कहा कि पहले आप ये कीजिए कि भाई प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और फाइनली इनका आपको टोटल भी निकालना है। अब आपको पता चले अमाउंट पता करना है कि कितना टोटल अमाउंट हुआ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर 5 रुपीज़ की कोई भी चीज़ है, अगर आपने 10 क्वांटिटी में लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे। ऐसी अगर कोई भी चीज़ 2 रुपये का है, आपने 20 क्वांटिटी ले आया है तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। ऐसी कोई चीज़ 3 रुपये की मिल रही है, आपने 10 क्वांटिटी लेके आए हैं उसको। ऐसी कोई चीज़ है जो 4 रुपीज़ की मिल रही है, आपने 5 क्वांटिटी लेके आए हैं उसका। तो ऐसे जो भी चीज़ें आप लेके आए हो, इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फाइनली आप उनको जोड़ेंगे। तो इसी काम को करने से अच्छा है कि आप सीधे यहाँ पे सम प्रोडक्ट फंक्शन लगा के इसको काम को कर सकते हो स्मार्ट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल का ऑपरेटर लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे सम प्रोडक्ट, बीच में कोई स्पेस नहीं होने वाला है। ऐसा करने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे एरे 1 और एरे 2, मतलब कि ये होता है आपका रेंज और रेंज 1 एंड रेंज 2 की बात कर रहे हैं। तो एरे 1 में आप यहाँ से प्राइस वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा लगाएंगे। एरे 2 में आप यहाँ से क्वांटिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा यही कि 5 × 10 होगा, 2 × 20 होगा और 3 × 10 होगा एंड 4 × 5 होगा। और फाइनली ये जितना भी रिजल्ट आने वाले इनको टोटल करने के बाद ही आपको एक फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने एक रिज़ल्ट हाजिर है। तो आप देख सकते हो, अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो। भाई आपको हो जाएगा 50, ये आपको हो जाएगा 40, ये आपको हो जाएगा 30 एंड ये आपको हो जाएगा 20। तो 50, 30 एंड 40 प्लस 50 अगर आप ऐड करते हो तो 140 आता है। तो इस प्रकार से आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं फंक्शंस आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो कैसे चल रहा है, शायद पूरा 1 बजे के बाद चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि जितने भी नंबर्स हैं उनको आपको स्क्वायर करना है और फाइनली उनको ऐड करना है, तो इसके लिए आपके पास सम SQ फंक्शन बना हुआ है। कौन सा फंक्शन है? सम SQ, जिसको बोला जाता है सम स्क्वायर फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इन नंबर्स को यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट करके कॉपी, और ये नीचे हम करते हैं भैया पेस्ट। अब अगर आपको बोला जाए कि ये जो आपके नंबर्स हैं, 4 नंबर है 5, 2, 3, 4, इनका स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद आप इनको टोटल कीजिए। देखो स्क्वायर करने के लिए आपको एक
फॉर्मूला भी पता होगा, एक फंक्शन भी पता होगा। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो आपको ये करना होगा, इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ से आप ये नंबर को सिलेक्ट करेंगे। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद भैया आप ये वाला सिंबल लगाएंगे जो कि एक्सपोनेंट का सिंबल होता है, और स्क्वायर करना है तो पावर 2 करनी पड़ेगी तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, देन आप एंटर करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपका 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और इसी चीज़ को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो नीचे तक सभी नंबर्स पे अप्लाई हो जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला कि कैसे आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं। अब यहीं पे अगर क्यूब करना होगा तो 2 की जगह पे आपको 3 कर देना पड़ेगा भाई, ये फ़र्क होता है। ये जो आपका 2 है इसकी जगह पर 3 लिख देंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा। लेकिन इसी के लिए आपका एक फंक्शन बना हुआ है पावर फंक्शन। इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे पावर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बेस वैल्यू मतलब जिस भी नंबर का आप जितना पावर करना चाहते हैं वो, कॉमा करने के बाद पावर 2 या पावर 3 वो आप लिखिएगा एक्सपोनेंट वैल्यू के तौर पे, और ब्रैकेट बंद, देन एंटर। इससे भी आपका सेम टू सेम रिजल्ट आने वाला है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, फंक्शन से या फिर फॉर्मूला से। ठीक है, तो इधर से मैं आपको इस फंक्शन को भी दिखा देता हूँ भैया। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आपका पावर फंक्शन। तो ऐसे आप लोग काम कर सकते हैं। अब देखो ये आपने इतना मैनुअल काम किया, स्क्वायर तो निकाल लिया, अब इसको जोड़ना होगा तो इनके रेंज को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। तो इतना मेहनत क्यों करना है भाई, सीधे हम सम एसक्यू फंक्शन लगा सकते हैं, सम स्क्वायर फंक्शन। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसका स्क्वायर के साथ साथ जोड़ना भी है, तो इक्वल ऑपरेटर लगाया हमने, फंक्शन लिखेंगे सम एसक्यू, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमें नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो भाई एक बार में हम ये पूरी पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, देन एंटर बटन प्रेस करेंगे। 54 आया है। अब आप इनको चाहे तो मैनुअली जोड़ करके भी देख सकते हैं, 54 ही आएगा। चलो भाई यहाँ पे गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये सिंबल लगा रखे हैं यहाँ पे। अब देखो हो गया 54। तो आप चाहे ऐसे मैनुअली कीजिए या फिर आप यहाँ से सीधे फंक्शन से कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्मार्ट तरीका सम एसक्यू फंक्शन। तो इसका इस्तेमाल करके आप जब भी बोले आपको कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो आप उन नंबर्स का सम और स्क्वायर एक साथ निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सम सीरीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम एवरेज की तरफ बढ़ते हैं। देखो अभी तक तो आपने सम निकालना सीखा, एवरेज निकालने के लिए आपको देखो करना क्या होता है भाई, सिंपल सी कहानी। अगर कभी भी आपको एवरेज निकालना हो किन्हीं भी दो नंबर्स का या दो से अधिक नंबर्स का, तो एवरेज निकालने के लिए देखो आपको मैनुअली क्या करना होता है, क्या करना होता है मैनुअली, जल्दी बताओ। अगर बोला जाए कि आपके पास ये नंबर हैं 2, 3, 5, इन तीनों नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करोगे, पहले इन तीनों नंबर्स को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद इनको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड क्यों करेंगे कि भैया जितने भी नंबर होते हैं पहले हम उनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद नंबर ऑफ़ टर्म्स से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे आप और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करें प्लस का साइन ये, और ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे हम और 3 लिख देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो इस नंबर का ये क्या किया, इसने टोटल किया और डिवाइड कर दिया 3 से, तो एवरेज आ चुका है। यही एवरेज हम कैलकुलेट करने के लिए एवरेज फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल के साथ एवरेज अगर लिखते हैं यहाँ पे हम और ब्रैकेट ओपन करके इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो भी आपके सामने एवरेज आ जाएगा। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था और नीचे हमने फंक्शन लगाया है। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है किससे, फॉर्मूला से, और ये हमने कैलकुलेट किया है फंक्शन से। तो इस प्रकार आप लोग भैया एवरेज फाइंड कर सकते हैं। ये तो क्या सिंपल एवरेज निकालना। लेकिन अगर बात आती कि सर अगर हम एवरेज भी कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालें तो क्या कुछ यहाँ पे अलग है क्या? हाँ जी, तो जैसे आप लोगों ने सम निकाला था, टोटल निकाला था कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही हम यहाँ पे एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास सेम चीज़ें हैं। अगर सिंगल कंडीशन है तो हमें वहाँ पे एवरेज इफ़ लगाना होगा, और अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम वहाँ पे एवरेज इफ्स लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखो सिंगल कंडीशन तो एवरेज इफ़, मल्टीपल कंडीशन तो एवरेज इफ्स। तो इक्वल ऑपरेटर के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, पूरा का पूरा नाम लिखना है भैया एवरेज, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे आप, एवरेज इफ़ लिखेंगे
और सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास मंथ वाला डेटा एज अ रेंज है, हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। अब हमें चाहिए क्राइटेरिया, तो ये रहा खाली सेल, हमने सेलेक्ट कर लिया है, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हमें चाहिए एवरेज रेंज, तो जैसे आपका सम वाले केस में सम रेंज होता था, तो वैसे एवरेज वाले केस में आपके पास एवरेज रेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एवरेज रेंज वो वैल्यू होगी जिसका पार्टिसिपेशन एवरेज कैलकुलेट करने में आएगा, है ना, या फिर जिस पे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है, देन एंटर बटन प्रेस करना है। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये तो आपके साथ हो गया है मोए मोए, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है एरर। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा भैया ये हमारे साथ मोए मोए नहीं हुआ है। अगर आपने इससे पहले कभी एवरेज नहीं पढ़े थे तो ये आपके साथ हुआ है मोए मोए। ठीक है, ये एरर नहीं है, यहाँ पे देख करके आपको घबराना नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्राइटेरिया में वैल्यू देते हैं तो ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब क्राइटेरिया में वैल्यू कौन सी देंगे सर? तो जो आपने रेंज सेलेक्ट किया था, इस रेंज में से हम कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा जैन और एंटर किया। देखो अब जैसे मैंने जैन लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पे जनवरी का मेरे पास एवरेज आ चुका है। कैसे? अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं अपने इनपुट टेबल में भाई, तो ये रहा जनवरी में 2000 का सेल्स हुआ है। दूसरा जनवरी जहाँ पे 5000 का सेल्स हुआ है। तीसरा जनवरी जहाँ पे 4520 का सेल्स हुआ है। एंड फोर्थ जनवरी है जहाँ पे आपका 5500 का सेल्स हुआ है। तो ये आपके चारों डेटा को पहले इसने ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको 4 से डिवाइड कर दिया। जब इसको ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड किया गया तो आपके सामने एवरेज वैल्यू आई 4255। यस, वैल्यू फिल करने पे आएगा। हाँ जी, तो इस प्रकार से आपका ये एवरेज फंक्शन काम करता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका मैं रिज़ल्ट भी यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करके आपको दिखा सकता हूँ। अब देखो डायरेक्टली पेस्ट हम नहीं करते, हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पेस्ट के नीचे मिलता है पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे आप जाओगे तो देखो आपको तरह तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको सिर्फ नंबर पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे नंबर वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन भी, अगर हम डायरेक्ट पेस्ट करते तो फंक्शन के साथ आता, बट यहाँ पे हमने सिर्फ नंबर पेस्ट किया तो यहाँ पे देखो कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग पेस्ट स्पेशल का यूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने फंक्शन, ये रहा इसका रिजल्ट। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से आप लोग एवरेज इफ़ का इस्तेमाल करते हुए सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये रहा, और ये आपका रहा रिजल्ट। तो चलिए पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा। अब बात करते हैं सर अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ गया तो, जैसे हमने सम वाले केस में देखा था कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन भी हो सकते हैं, तो उस केस में सर क्या कुछ नया तरीका है क्या? तो भैया देखो, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो तो उस समय पे हमें एवरेज इफ़ नहीं एवरेज इफ्स का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हम आएंगे, इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे एवरेज इफ्स। अच्छा देखो, ये आप लोग को याद कैसे करना है कि भैया किस में किसको पहले सेलेक्ट करना है। जिसमें एस लगेगा लास्ट में, उसमें सबसे पहले अगर एवरेज सीरीज़ है तो एवरेज रेंज पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सम सीरीज़ है तो वहाँ पे आपको सम रेंज पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एवरेज रेंज, कि हम पढ़ रहे हैं एवरेज इफ्स फंक्शन। तो ये रहा हमारे पास एवरेज रेंज, सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद फिर चलेंगे हम रेंज और क्राइटेरिया के तौर। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज 1 के तौर पे मंथ का डेटा हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और हम चलेंगे फिर क्राइटेरिया 1 की तरफ। याद रखिएगा रेंज के बाद क्राइटेरिया आता है, वैसे रेंज 1 के बाद क्राइटेरिया 1 आता है। और क्राइटेरिया 1 हो गया, फिर से हम लगाएंगे कॉमा, चलेंगे हम रेंज 2 की तरफ। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, फिर से लगाएंगे कॉमा, फिर हम चलेंगे क्राइटेरिया 2 की तरफ। और भी अगर आपके पास रेंज हैं तो रेंज 3 सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया 3 सेलेक्ट करेंगे। ऐसे आपको यहाँ पे काम करने हैं। लास्ट में ब्रैकेट 1 देन एंटर। फिर से आपके सामने आया है एक एरर के टाइप में कुछ, है ना। तो यहीं पे आपका एरर नहीं है भाई। तो यहाँ पे आप जैसे वैल्यू फिल करेंगे तो आपके सामने एक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो क्राइटेरिया 1 में हम उठाएंगे वैल्यू रेंज 1 से, तो यहाँ पे हमने लिखा जैन। बगल में आएंगे क्राइटेरिया 2 में, यहाँ से हम लिखेंगे ब्रांच का नाम। तो मान लीजिए हमें यूपी में पता करना है, तो यहाँ पे एंटर किया मैंने, तो 8000 का सेल्स हुआ है टोटल। तो भैया आप देख सकते हैं कैसे, ये रहा आपका जनवरी और ये रहा आपका यूपी, नहीं तो ये हट जाएगा, जनवरी यूपी, और कहीं भी है नहीं है तो बट यूके है। तो भैया देखो सिंपल है, 8000 को जब डिवाइड करोगे आप 1 से तो कितना आएगा, 8000 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पे मैं यूपी की जगह पे यूके लिख देता हूँ और एंटर करूँगा
तो इस बार आप देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप और देख सकते हैं भाई, चलो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि नंबर्स जो हैं डेसिमल के बाद कई सारे नंबर से रिपीट हो रहे हैं। तो डेसिमल वैल्यू को अगर आप मैनेज करना चाहते हो, इसको इसके प्लेसेस को आप मैनेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। सिंपल कुछ नहीं करना है, इस नंबर को आपको सिलेक्ट करना है ना। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग पहुँचेंगे सीधे, या तो फॉर्मेटिंग में चले जाइए, या फिर आप अपने यहाँ पे सीधे देखेंगे फॉर्मेटिंग बार पे, फॉर्मेटिंग टूल बार पे यहाँ पे आपको कैलेंडर के बगल में एक ऑप्शन दिखेगा ऐड डेसिमल प्लेस, और उसके बगल में मिलेगा आपको डिलीट डेसिमल प्लेस। और इन्हीं दोनों से पहले आपको कैलेंडर मिलता है, कैलेंडर से पहले आपको मिलता है सीधे फॉर्मेट एज नंबर। इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+Shift+1। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद मात्र 2 डिजिट आए हैं। तो ऐसे करके आप इसको मैनेज कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों की स्क्रीन में ये ऑप्शन नहीं दिखाई देते हैं, तो भैया उनको करना क्या होगा। जिनके में ये ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेंगे उसमें देखो भाई, आपको ये लास्ट में कॉर्नर पे आपको एरो बना हुआ दिखाई पड़ेगा। उस एरो पे ये कब दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसे। अगर मान लीजिए मैं स्क्रीन को कर देता हूँ छोटी, ऐसे देखो, जब स्क्रीन छोटी हो जाती है तो यहाँ पे लास्ट में आपको एरो मिलता है। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप में भी शायद हो सकता है ना। तो उनको उस एरो पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एवरेज एफ्स। चलो इसके भी रिजल्ट को हम कॉपी करके अलग से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस बार मैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूँगा, Ctrl+Shift+V, जो कि आपका पेज स्पेशल का होता है। यहाँ से हम वैल्यू ओनली पे सिलेक्ट करेंगे और ये वैल्यू ओनली आ जाएगा भाई। इसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अब भी यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये सम सीरीज़, एवरेज सीरीज़ क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक क्लियर है दोनों सीरीज़ तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, जिससे हम आगे बढ़ पाएँ। समझ तो आ रहा है ना सबको यहाँ तक। चलिए, तो भाई आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने सम सीरीज़, एवरेज सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं, आपके एक पास एक होता है फंक्शन और काउंट फंक्शन, जहाँ पे हम काउंट सीरीज़ की बात करते हैं अगर। तो काउंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गिनना, काउंट करना, है ना। तो इसी काम के लिए बना हुआ है आपका काउंट फंक्शन। ठीक है, तो काउंट सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कैसे कि चीज़ों को गिना जाता है भैया। तो यहाँ पे काउंट करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। एक ऐसा फंक्शन होगा जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करेगा और टेक्स्ट के साथ साथ नंबर भी काउंट करेगा। एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि भैया खाली सेल को काउंट करेगा। और बाकी हम यहाँ पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं, इस पर हम काम कर लेते हैं। चलो, तो अब मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, जैसे कि ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया है, सीधे ये मैंने सेलेक्ट किया है। चलो एक बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं जिससे आप सबको पता चले। यहाँ पे मैंने कुछ सेल में नंबर लिख दिए हैं, एंटर किया। यहाँ पे आप मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख दिया है, फिर एंटर किया। यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया, नंबर लिख दिया, एंटर, अल्फ़ाबेट, एंटर, अल्फ़ाबेट। अब इसी में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखो, अगर मुझे इस रेंज में से काउंट करना है कि कितने नंबर्स हैं, या कितने खाली सेल हैं, या कितने ऐसे सेल हैं जिनमें नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट भी हैं, तो इसके लिए देखो आपके पास फंक्शन बने हैं काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। जो आपका काउंट फंक्शन होता है ये क्या काउंट करेगा भैया, सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले सेल को काउंट करेगा कि कितने ऐसे सेल हैं जिनके अंदर नंबर्स लिखे गए हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वल के साथ काउंट फंक्शन का नाम लिखा और रेंज के तौर पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा, और ब्रैकेट बंद करके एंटर जैसे करेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट क्या आने वाला है, 2 या 3 या फिर 5। तो आपके सामने रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे 1 और 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया 2 आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही ऐसे सेल हैं जिनके बीच में या फिर जिनमें सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। इस प्रकार से आपको करना है। काउंट फंक्शन जैसे लगाओगे आप तो आपको ये 2 रिज़ल्ट देगा। क्यों? क्योंकि आपके 2 ऐसे सेल हैं जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। इन दोनों को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है आपका एक ऐसा फंक्शन जो कि नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट वाले सेल को भी काउंट करेगा। उसका नाम है काउंट ए, काउंटा भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? काउंटा।
अब देखो कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा फंक्शन नंबर काउंट करेगा, कौन सा फंक्शन नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट। देखो दो काउंट आपको पता चल गया, नंबर करेगा। जिसमें ए लग जाए लास्ट में तो आप समझ सकते हो नंबर के साथ वो अल्फ़ाबेट भी काउंट करने वाला है। तो यहाँ पे वापस से हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। इस बार आपके सामने आया 5। रीज़न क्योंकि भैया ये आपका फंक्शन क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर भी काउंट कर रहा है। तो आपके पहले से 2 ऐसे सेल हैं जिनमें नंबर थे, 3 ऐसे सेल हैं जिनमें अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3, इन तीनों सेल में आपके पास अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने काउंट कर दिया। अब तीसरा फंक्शन आपके सामने है काउंट ब्लैंक। तो इक्वल के साथ हम लिखेंगे काउंट ब्लैंक बिना किसी स्पेस का और ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट बंद करेंगे। इस बार ये क्या करेगा, खाली सेल को काउंट करेगा। तो आंसर आने वाला है 1, क्योंकि ये खाली सेल एक ही है हमारे पास, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये फंक्शन काम करता है। तो इसे भी हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे हम आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट करेंगे वी, देन करेंगे वैल्यू ओनली, और इधर से आप ये फंक्शंस देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक में काम होने वाला था आपका। तो इस प्रकार से भैया आपका ये काउंट ए काउंट ब्लैंक फंक्शन काम करता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कर दे रहा हूँ डिलीट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। सर क्या हम इसका काउंटिंग कर सकते हैं क्या कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी? तो देखो भैया, आप सिंपल सी बात है, अगर आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग काउंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी वही बात आती है, अगर सिंगल कंडीशन है तो काउंट इफ़, मल्टीपल कंडीशन है तो काउंट एफ्स। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जहाँ पे मेल फीमेल करके लिखा हुआ है। अब मुझे इसमें से काउंट करना है कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेल हैं। तो भैया यहाँ पे हम आएंगे, इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे काउंट एफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज के तौर पे जेंडर वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और लगाएंगे कॉमा। क्राइटेरिया के तौर पे हम इस वाले सेल का सिलेक्शन, अच्छा देखो कई बार क्या होता है इस सेल का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मैनुअली इसका एड्रेस का नाम देना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि इस वाले सेल के अंदर इस वाले सेल का डेटा आपका पहुँच चुका है, तो यही रीज़न कि इस पर सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें इस सेल का एड्रेस देना पड़ेगा। तो ये है आपका बी वाला कॉलम, 5th वाला रो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B5। स्मॉल कैपिटल से कुछ भी मतलब नहीं होता भैया, चाहे आपका फंक्शन हो चाहे सेल का एड्रेस हो, आप जैसे मन चाहे वैसे लिख सकते हैं। करने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे आ रहा है 0, क्योंकि हमने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है। अब मुझे काउंट करना था कितने मेल हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा मेल और किया एंटर। देखो टोटल 7 मेल हैं, इसलिए यहाँ पे 7 आ चुका है। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 7 मेल्स कैंडिडेट्स हैं। तो इसने मेल कैंडिडेट्स को काउंट कर दिया है। अगर यहीं पे आपको फीमेल कैंडिडेट्स को काउंट करना होता तो आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फीमेल और एंटर करेंगे तो यहाँ पे 4 आया। देखो 1 2 3 4, तो 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फीमेल हैं। तो इस प्रकार से आपका ये काउंटिव फंक्शन काम करता है। तो ये आप देख सकते हो काउंटिव फंक्शन के लिए। चलो यहाँ पे भी हम कर देते हैं इसको रैप टेक्स्ट, जिससे आपको सब कुछ दिखाई पड़ जाए। ये देखो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो काउंटिव समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इतनी बार आपने एफ पढ़ लिया है तो आपको क्लियर हो गया होगा। कंडीशन है ना, टेक्निकली, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, मेंटली, हर तरीके से आपने टली करके पढ़ लिया है। इसीलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ गई सर तो क्या करेंगे। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए आपके पास बना है काउंट एफ्स फंक्शन। तो भैया यहाँ पे देखो आप मल्टीपल कंडीशन पे काम कर सकते हो। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का ऑपरेटर, लिखेंगे काउंट एफ्स काउंट एफ्स और ब्रैकेट करेंगे ओपन। और सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रेंज। तो रेंज 1 हमारे पास ये रहा, एंड कॉमा लगाएंगे। रेंज के बाद हमें पता है हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे C1 का मतलब है क्राइटेरिया 1 और C2 का मतलब है क्राइटेरिया 2। फिर से हम लगाएंगे कॉमा और दूसरा रेंज सेलेक्ट करेंगे।
और फिर से हम लगाएंगे कॉमा और दूसरा क्राइटेरिया भी सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे जितने भी आपके पास रेंज या जितनी क्राइटेरिया हैं सबको सिलेक्ट करते चले जाइएगा और लास्ट में करना है ब्रैकेट को बंद और एंटर। अभी 0 आपके पास आ रहा है रिजल्ट के तौर पे। अब यहाँ पे हम भरेंगे क्राइटेरिया। मान लीजिए मुझे काउंट करना है कितने मेल ऐसे हैं जो पास हुए हैं, तो भैया पहले लिखूँगा मेल, क्योंकि सबसे पहले मैंने रेंज 1 में मेल जेंडर वाले डेटा को सिलेक्ट किया था। फिर दूसरे वाले में पहुँचेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पास। अब हमने लिखा पास और हम किए इंटर, यहाँ पे आया 4। तो आप देख सकते हैं 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मेल हैं और वो पास भी हैं, बाकी मेल फेल हैं, है ना। ये पे फेल वालों को काउंट करना होता तो यहाँ पे मैं फेल लिख देता और एंटर करूँगा तो फेल वाले को काउंट करके बताएगा। तो 3 ऐसे मेल हैं जो फेल हुए हैं, तो एक ये रहे, एक ये रहे और एक ये रहे। तो ऐसे अगर आपको फ़ीमेल काउंट करना है कितने फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि पास हुए हैं, तो आप यहाँ से फ़ीमेल कैंडिडेट्स को देख सकते हैं। एक ये फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं जो पास हुई हैं और एक ये हैं, एक ये हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो सभी पास हो गए हैं भाई, तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट आने वाला है 3 और 4। तो यहाँ पे अगर फीमेल हम फेल के लिए काउंट करेंगे तो 0 आएगा और हम पास के लिए काउंट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये काउंट इफ्स फंक्शन काम करता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या पॉज करके लिख लीजिएगा। तो ये काउंट सीरीज़ भी क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ सबको। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आप महीने भर पढ़ते हो आप यहाँ पे फटाफट पढ़ सकते हैं। रीज़न इसके पीछे का यही होता है कि क्लास में आप लोग को प्रैक्टिस करना होता है, मैं वेट करता हूँ, है ना, आप करते हो प्रैक्टिस, उससे पहले आपको टेबल बनानी पड़ती हैं। तो उन सभी में जो समय हमारा वेस्ट होता है यहाँ पे वही समय बच रहा है। तो इन शॉर्ट आप सारे फंक्शंस रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो हमने काउंट सीरीज़ भी देख लिया, सम सीरीज़ भी देख लिया, एवरेज सीरीज़ भी देख लिया है और हमने बेसिकली मैथ फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन भी कुछ नॉर्मल वाले देख लिए हैं, हमने वार्म अप क्लास कर लिया है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं भाई। तो हमारे पास आता है एक लॉजिकल फंक्शन। कभी भी अगर आपको ये पता करना है कि सर कौन फेल है कौन पास है, तो इसके लिए हमारे पास एक लॉजिकल फंक्शन होता है, इफ़ नाम का फंक्शन, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लगाएंगे फंक्शन इफ़, जिससे हमें पता चल पाएगा कि कोई स्टूडेंट पास है या फेल है। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोग को परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल तो कैलकुलेट करना सबको आता होगा, ये सिंपल है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम सम फंक्शन लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे सम फंक्शन लगाया और रेंज सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया, तो यहाँ पे भैया इसका टोटल आ जाएगा और इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो सभी का टोटल हो जाएगा। ऐसे अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा, तो परसेंटेज के लिए कोई फंक्शन तो बना नहीं है, तो हमारे पास है फॉर्मूला, जिसे आप मैथ्स में मैनुअली कैलकुलेट करते हो, वैसे यहाँ पे भी आपको फंक्शन की जगह पे फॉर्मूला लगा के परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको जिसको अगर पता है भैया कैसा फॉर्मूला लगता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। देखता हूँ सबसे पहले कौन बताएगा कि परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया अभी, मतलब किसी को नहीं पता, सब नालायक हो, कभी रिवीजन करते नहीं हो। उठा के सबको खिड़की से बाहर फेंकूँगा, स्क्रीन से बाहर निकल के भी पीटूँगा सबको, तो आपके सबके फ़ोन से बाहर दिखूँगा मैं, है ना। मैं तो अमेरिका वालों से भाई रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे एक ऐसा फीचर्स आना चाहिए कि जब भी पढ़ाई वाली चीज़ चल रही हो और आप लोग पढ़ ना रहे हों, चीज़ें सुन ना रहे हों, लिख ना रहे हों, तो एक ऐसा फीचर्स होना चाहिए जिससे टीचर जो हैं स्क्रीन से बाहर निकले और मुक्का मार के फिर से अंदर आ जाएं। तो ऐसा फीचर जल्दी आने वाला है। गलती से मैं अगर बन गया कंप्यूटर साइंटिस्ट तो ज़रूर करूँगा। तो भैया किसी को नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ, सब नालायक हो। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का ऑपरेटर। इक्वल का ऑपरेटर लगाने के बाद हमें कितने मार्क्स मिले हैं हम करेंगे उसका सिलेक्शन। देन हम करेंगे डिवाइड, कितने से डिवाइड करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट हमारे पास हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट 3 है, तो हमें करना होगा क्या 3 से डिवाइड, नहीं 3 इंटू 100 करना होगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स का है। तो 3 इंटू 100 हो जाएगा 300, तो ये हम लिखेंगे 300। और इसके बाद हमें करना होगा मल्टीप्लाई, कितने से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि भैया जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है तो 100 से गुणा करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज़ कंपल्सरी, दिस इज़ बेसिक मैथ।
और किसी ने अगर मैथ नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब भैया वो बहुत ही ज़्यादा नालायक है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसका सब कुछ रब जाने। अब यहाँ पे हम जैसे करेंगे एंटर, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कोई ऐसा छात्र है जिसने भैया 3 सब्जेक्ट में 300 में से अगर 153 मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं तो उसको 51% मिल चुका है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो सभी स्टूडेंट्स के परसेंटेज निकल आएंगे। ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता था तो ये देख लीजिए कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे आपको सूटेबल हो। ठीक, तो ऐसे हम करते हैं कैलकुलेट परसेंटेज। अब बात करते हैं सर ग्रेड कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा कोई स्टूडेंट पास है या फेल है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भैया जो भी स्टूडेंट 33 मार्क्स से ज़्यादा पाए हैं उनको हम कहेंगे भैया आप पास हो, तो ग्रेटर देन 33 वाले क्या होंगे, पास होंगे, और लेस देन 33 वाले फेल होंगे। तो ये हमने कंडीशन बना दिया, लेस देन इक्वल टू 33 के जो हैं वो फेल होने वाले हैं तो हों। ये हमारे पास एक स्केल दिया गया है। अब इसी पे हमें निकालना है यहाँ पे ग्रेड। तो आइए सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का ऑपरेटर और लिखेंगे फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आपका है एफ़, ब्रैकेट करेंगे ओपन, और यहाँ पे आपको 3 चीज़ें बतानी होती है। पहला आपका टेस्ट वैल्यू, फिर देन वैल्यू, फिर आपका अदरवाइज़ वैल्यू। तो टेस्ट वैल्यू में हमें कंडीशन बताना होता है। कंडीशन आप लगाओगे कहाँ पे, अगर आप परसेंटेज पे लगाना चाहते हैं तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिएगा। हमने परसेंटेज का सिलेक्शन कर लिया है। हमें क्या चेक करना है भैया, ग्रेटर देन अगर वो 33 है तो हमें बताना है कि आप पास हो। तो ये हो गया आपका टेस्ट वैल्यू, कॉमा लगाएंगे, और डबल क्वेट्स के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग जब भी लिखना होता है तो हमें डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है। कहाँ पे, आर्गूमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पास। तो कुछ लोग क्या करते हैं भैया, डबल कोटेशन की जगह पे सिंगल क्वेट्स लगाते हैं, वो भी 2 बार। तो ये नहीं करना आपको हरकतें, शिफ्ट बटन का यूज़ करते हुए डबल क्वेट्स ही लगाइएगा। तो ये हो गया आपका देन वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि भैया अगर इस वाले सेल के अंदर ये जो हमने कंडीशन लिखा हुआ है F2 इज़ ग्रेटर देन 33, ये हुआ तो पास लिख के आएगा रिजल्ट के तौर पे। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, तो ये होता है अदरवाइज़ वैल्यू, तो फेल हो जाए भैया, तो फेल लिख के आना चाहिए। और ब्रैकेट बंद करेंगे, देन हम करेंगे एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 51 जो एक ऐसा नंबर है जो 33 से बड़ा है, तो यहाँ पे पास लिख के आ चुका है। इसी को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए आप, तो सभी स्टूडेंट्स का निकल आएगा, है ना। तो ये तरीका होता है आपका पास और फेल कैलकुलेट करने का। गुड और बैड कैलकुलेट करना है तो बस आपको चेंज कर देना है, पास की जगह पे गुड, फेल की जगह बैड। तो इस प्रकार से आप लोग भैया ग्रेडिंग फाइंड कर सकते हो, कोई भी पास है या फेल है निकालना है। तो कभी अगर आपको यस नो पता करना है तो उसके लिए भी आप यस नो लिख सकते हो कि ये एलिजिबल है, यस, एलिजिबल नहीं है, नो। तो बस आपको यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज करना होगा, जहाँ पे हमने पास फेल लिखा है वहाँ पे आप यस नो गुड बैड कुछ भी रख सकते हो। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको ग्रेडिंग निकालना हो पास फेल के अलावा, कि सर जैसे कि हमारे मार्कशीट में लिखा होता है इसको ए ग्रेड मिला, इसको बी ग्रेड मिला, इसको सी ग्रेड मिला, तो ये कैसे हुआ। तो इसके लिए देखो हम यहाँ पे फिर से वही चीज़ हमें चाहिए, परसेंटेज। तो भैया देखो हम सिंपल सी कहानी, यहाँ पे आपके पास है एफ्स फंक्शन, या तो आप फंक्शन का नाम है एफ्स उससे निकाल सकते हो, या फिर फंक्शन आपके सामने है इफ़, उसी पे आप नेस्टेड इफ़ पे काम कर सकते हो। तो मान लीजिए एफ्स फंक्शन का यूज़ हम कर रहे हैं, तो कैसे काम करेगा भैया, इक्वल ऑपरेटर लगाना है, फंक्शन का नाम लिखना है एफ्स, ब्रैकेट ओपन करने हैं। अब यहाँ पे टेस्ट वैल्यू 1 रिजल्ट 1, फिर टेस्ट वैल्यू 2 रिजल्ट 2, ऐसे करके आपको देने हैं। मतलब हर एक कंडीशन के लिए, हर एक नंबर के लिए आपको एक कंडीशन बनानी है। तो चलिए यहाँ पे हम परसेंटेज को ले लेते हैं। हम कहते हैं अगर कोई ग्रेटर देन 90 है तो वो क्या होना चाहिए, ए ग्रेड पे आना चाहिए। ये हो गया टेस्ट वैल्यू 1 और रिजल्ट 1। ठीक है, फिर से हमने लगाया कॉमा, फिर से हम सेम सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन 70 हुआ तो क्या आना चाहिए, तो उसको बी ग्रेड मिलना चाहिए। फिर से हम लगाएंगे कॉमा, फिर से सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन अगर 50 हुआ तो क्या होना चाहिए, तो उसको सी ग्रेड मिलना चाहिए। हमने ये फिर से लिख दिया, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर से सेम सेल का सिलेक्शन करेंगे। अब बार बार हमने सेम सेल का सिलेक्शन क्यों किया, कि हर एक टेस्ट को इसी सेल में चेक करना है, तभी तो ग्रेड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर से लिखा ग्रेटर देन अगर यहाँ पे इस बार 33 है तो भैया उसको डी ग्रेड दे देना चाहिए। तो यहाँ पे डबल क्वेट्स के अंदर हम लिखेंगे डी एंड डबल क्वेट्स बंद। अब यहीं पे अगर ग्रेटर देन 33 है तो डी ग्रेड, और 33 या 33 से छोटा है तो क्या होना चाहिए, तो वापस इसी सेल का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे लेस देन इक्वल टू 33, देन यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे हम लिखेंगे फेल, या फिर एफ ग्रेड भी आप लिख सकते हो।
और डबल क्वेट्स करेंगे बंद। इतना करने के बाद ब्रैकेट को हम बंद करेंगे और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे ग्रेडिंग आ जाएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस स्केल के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर थिंग्स देख लीजिएगा। कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद कॉमा होगा, फिर आपका रिजल्ट होगा, फिर कंडीशन होगा, फिर कॉमा होगा, फिर रिजल्ट होगा, और हर एक वैल्यू के लिए आपको कंडीशन यहाँ पे देना होगा। जैसे आप देख सकते हो लास्ट वाला आपका है 33 या 33 से छोटे हर एक नंबर के लिए वो एफ ग्रेड देगा, और वहीं पे 33 के ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं 33 से लेकर के 50 तक के नंबर्स के लिए वो डी ग्रेड देगा। 51 से लेकर के 70 तक के नंबर के लिए सी ग्रेड आएगा, और 71 से लेकर के 89 तक के नंबर्स के लिए वो हमेशा 90 तक के नंबर्स के लिए हमेशा वो बी ग्रेड प्रोवाइड करेगा, और 91 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे या 90 के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे सब के लिए वो हमेशा ए ग्रेड देने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका काम करेगा ये फंक्शन। जहाँ मैंने 89 बोला था वहाँ पे 90 होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ग्रेड आया। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप करते हो तो हर एक फंक्शन के लिए अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन हर एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ ग्रेड आया, बाकी सब सी ग्रेड पे ही हैं, क्योंकि भैया इन्होंने 18% गेन किया हुआ है। 18% मतलब कि 33 से छोटा, और ये फेल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रेडिंग फाइंड कर सकते हो। ये सिंटेक्स आप लोग देख लीजिएगा, आपके सामने सिंटेक्स हाजिर है। बार बार सेम सेल का सिलेक्शन करना है, तभी टेस्ट वैल्यू उसी सेम सेल में होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक आप लोग क्लियर है भाई? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। जल्दी से स्पीड में। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक आपका एंड और फंक्शन भी होता है, जहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स हमेशा ये बुलियन वैल्यू ही मिलता है। तो अगर आप एंड फंक्शन लगाएंगे तो उसके लिए जितने भी आप कंडीशन बताएंगे सारी कंडीशन जब सही होंगी तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स आएगा। तो एंड फंक्शन कब काम करेगा? जहाँ पे आपको दोनों कंडीशन या दो से अधिक जितनी भी कंडीशंस हैं सबको सेटिस्फाइड करवाना हुआ, तो उस केस में आप एंड फंक्शन लगाओगे। कभी भी अगर आपके पास कई सारी कंडीशन है, वहाँ पे आप चाहते हो कि इसमें से कोई भी एक कंडीशन सही हुआ तो आपको ट्रू आना चाहिए, तो वहाँ पे आप और फंक्शन लगाएंगे। तो ये होता है एंड और का कंडीशन। तो चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं एंड फंक्शन। तो इक्वल के साथ फंक्शन का नाम लिखेंगे। हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, चलो भाई ठीक है। ये B2 में जो भी डेटा है अगर वो इक्वल टू है किसके, पास के। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्पेलिंग्स यहाँ पे लिखे हैं वही स्पेलिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे भैया पास लिखने के लिए मुझे आपको प्रॉपर केस में लिखना पड़ेगा, कॉमा लगाएंगे। और दूसरी कंडीशन हम चेक कर ले रहे हैं क्या भैया ये मेल है या नहीं, तो इक्वल टू मेल लिखेंगे हम यहाँ पे, और डबल क्वेट्स करेंगे बंद, ब्रैकेट करेंगे बंद, देन एंटर। अब देखो यहाँ पे ट्रू आया, क्यों? क्योंकि हमने लिखा था कंडीशन कि B2 के अंदर जो है पास लिखा होना चाहिए। तो यहाँ B2 में देखो पास लिखा है, C2 में मेल लिखा होना चाहिए। दो कंडीशन हमने दिया, दोनों कंडीशन सही हुई हैं, इस वजह से यहाँ पे आपका ट्रू लिख के आया है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाता। तो अब इसी को अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और नीचे तक अप्लाई कर देते हैं तो भैया यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आपका देखो पहले वाले में तो पास लिखा है सही है, दूसरे वाले में फीमेल लिख गया है, मतलब कि मेल होना चाहिए। तो दोनों में कंडीशन सही नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिख के आया है। तो दो ही रिजल्ट प्रोवाइड करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, बट जब और के केस में हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे दो में से कोई एक भी कंडीशन अगर सही होती है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। तो मान लीजिए हमने पहली कंडीशन सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने लगाया इक्वल का ऑपरेटर, यहाँ पे हमने लिख दिया कि चलो ठीक भाई पास है, डबल क्वेट्स किया हमने बंद, कॉमा लगाया। दूसरे को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिखा इक्वल के साथ हमने लिख दिया चलो मेल, सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ हो गया भाई, मेल लिखा हमने यहाँ पे, और डबल क्वेट्स किया बंद, ब्रैकेट किया बंद, और एंटर किया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दो में से कोई एक भी कंडीशन सही हुआ अगर तो ट्रू दे देगा। से अगर आपका B10 में या फिर किसी भी सेल में पास है तो भी आपको ट्रू आएगा, मेल होगा तो भी आपको ट्रू आएगा, दोनों होंगे तो भी ट्रू आएगा। गलत कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ना मिलें, तब ये आपका फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये आपका फॉल्स आया रीज़न, क्योंकि भाई यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे मेल हो फीमेल हो गया, तो मतलब दोनों कंडीशन गलत हैं। तो और के केस में इकलौता केस ऐसा होता है जब फॉल्स आता है, तब जब दोनों ही कंडीशन आपकी गलत हों, सेटिस्फाइड ना हों। और ट्रू के केस में सॉरी एंड के केस में आपका ट्रू तभी आएगा जब दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये था एंड और की कहानी, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ये थी एंड और की कहानी अनुसर की मुजबानी, और आप सबने पढ़ा हमारे साथ। अब भैया देखो, इसके बाद हम चलते हैं आगे वाले फंक्शंस की तरफ। अगर आज की क्लास किसी ने पूरा देख लिया है तो मान लीजिए कि उसको कैल्क में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एकदम 56 इंच का सीना चौड़ा करके आप क्लास में एंट्री मार सकते हो, चाहे अनुसर की क्लास हो चाहे अमित की क्लास हो। कैल्क पूरा कवर करके आप जा रहे हो, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज की गारंटी मैं लेता हूँ, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएंगी, अदरवाइज़ मर्जी आपकी। कुछ लोग होंगे बढ़िया से एकदम लेट करके दीवार पे पैर रख करके कूलर की हवा खाते हुए सुन रहे होंगे कि अनुसर कुछ तो बड़बड़ा रहे हैं। कुछ लोग होंगे कुछ खाते खाते ही सुन रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे कि एक तरफ मोबाइल चला करके वीडियो देखते देखते सो गए होंगे। तो जो नालायक हो, सो रहे हो, कम से कम जग जाओ, उठ जाओ, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे सब दिखाई पड़ रहा होता है, स्क्रीन में दिख रहा होता है कौन सो रहा है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आपके कैमरे का एक्सेस हो जाता है यहाँ पे। आपके जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा है ना, वो एक्सेस हो चुका है, यहाँ पे सब दिख रहे हो। कुछ लोग दांत दिखा रहे हैं बैठ करके फालतू में। तो पढ़ लो भैया, लिख लिया करो, पेन उठा के रख लो, कॉपी रख लो कम से कम सामने। हाँ, यहाँ पे हमारे सामने कोको बैठ के पढ़ रहा होता है, वो लिख रहा होता है, नोट्स बना रहा होता है प्रॉपर तरीके से। सबसे अच्छा स्टूडेंट कोको ही है। ठीक है, तो कोको बहुत मेहनत करता है, वो आगे चल के एकदम अच्छे मार्क्स लाने वाला है। हाँ, जिसका 56 इंच का सीना नहीं हो पाएगा भैया, वो कुछ भी करे, खाए पिए, थोड़ा सा मोटा वोटा हो जाए, है ना, हेल्दी हो जाओगे, या एआई का इस्तेमाल करके 56 इंच का सीना करवा सकते हो, हेल्दी हो जाओगे, हल्क बन जाओ, हल्क। चलिए, कुछ लोग भैया प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिनके पास सिस्टम से वो प्रैक्टिकल करते रहें साथ के साथ, ये अच्छा तरीका होता है रिवीजन करने का। खुद से तो घर में पढ़ने का मन करता नहीं है, कम से कम सर जब डांट डांट के पढ़ा रहे हो तो इसके साथ साथ पढ़ लिया करो, है ना। कुछ लोग हंस रहे हैं, मैंने जोक थोड़ी ना मारा है जो घर में बैठ के मुस्कुरा रहे हो भाई। है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब बताइए, सबसे पहले आप लोग डेटाबेस फंक्शन पढ़ेंगे या फिर लुकअप फंक्शन पढ़ेंगे? कौन सा फंक्शन पढ़ने वाले हैं? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, आप लोग की क्यों मैं सुनूँ, मैं अपनी सुनाऊंगा, चुपचाप पढ़ लो। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन का क्या काम होता है भैया? वैल्यू को डेटाबेस से सर्च करके ले आना ही लुकअप फंक्शन का काम है। इसके अंदर आप दो फंक्शन पढ़ेंगे, एच लुकअप एंड वी लुकअप। तो सबसे पहले हम वी लुकअप पढ़ लेते हैं। वी का मतलब होता है वर्टिकल। ये क्या करता है? वर्टिकली डेटा को सर्च करके ले आता है। मतलब ये हुआ बच्चा कि डेटा को ये कॉलम वाइज सर्च करके लेके आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए भैया पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ना बबुआ तुम संगम जाओ, हमें ना जाना संगम, क्योंकि उसके लिए फिर आपको ना ट्रक लेके आना पड़ेगा। पूरा का पूरा सिस्टम वहीं पे सेटअप करूँगा, तब तो मैं लाइव क्लास भी लेते रहूँगा साथ के साथ। संगम घाटी में बैठ करके लाइव क्लास लेंगे हम, वहाँ पे बोट पे बैठ करके लाइव क्लास करेंगे, है ना। पूरा माहौल बना दिया जाएगा पढ़ाई वाला संगम पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी लुकअप फंक्शन और एच लुकअप मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो, जब भी आपका वी लुकअप फंक्शन काम करेगा तो वो आपका वर्टिकली काम करेगा। कैसे? कॉलम वाइज, इस प्रकार से। तो ये कॉलम वाइज डेटा को सर्च करने का काम करता है। तो अगर मान लो आपको यहाँ पे सर्च करना है भैया प्रोडक्ट को, कि किस आईडी पे कौन सा प्रोडक्ट है, देखो आपकी आईडी की यूनिक होगी। अब यहाँ पे हम आएंगे रिजल्ट वाले में, यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन, इक्वल के साथ आपको लिखना होगा वी लुकअप
तो हमने लिख लिया है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमें सिलेक्ट करना है सर्च क्राइटेरिया। तो सर्च क्राइटेरिया के तौर पे हम यहाँ पे एक खाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम आईडी लिखते हैं। इतना करने के बाद हमें लगाना होगा कॉमा। कॉमा के बाद जब आपको एरे की बारी आती है तो एरे के तौर पे हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं, वो भी बिना हेडिंग का। तो पूरे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे भाई। इसके बाद हम फिर से लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे इंडेक्स के तौर पे हमें एक ऐसे खाली सेल का सिलेक्शन करना होगा, या फिर हम एक नंबर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें चाहिए था प्रोडक्ट, तो हम सीधे यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ये हमेशा हर एक आईडी का प्रोडक्ट बताएगा। या फिर हम एक खाली सेल का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। चलो दोनों तरीका बता देता हूँ। ये क्या, इसके बाद बात आती है सॉर्टेड रेंज की। तो सॉर्टेड रेंज के तौर पे आप तो आप 0 या तो आप 1 एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको 0 सेलेक्ट करेंगे, 0 लिखेंगे। अगर आपको अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए होता है तो आप 1 लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 क्योंकि भैया हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। और जैसे हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ID10 का जो भी डेटा होगा हमारे सामने आ जाएगा। तो देखो ID10 में आपका कार है। कार क्यों आया है, क्योंकि भैया हमने लिखा ID10 और यहाँ पे हमने इंडेक्स के तौर पे 3 प्रोवाइड किया है। 3 मतलब तीसरे कॉलम का डेटा चाहिए था मुझे, ठीक है। हम ये 3 की जगह पे क्या कर सकते हैं, एक खाली सेल का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इस खाली सेल में मैं जो भी चीज़ लिखूंगा, ये एरर 502 का मतलब एरर नहीं होता, जिससे हम डेटा फिल करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखो मुझे एम्प्लॉय का नेम जानना है, तो ये सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे हम कॉलम का नंबर बताएंगे। तो यहाँ पे 2 लिखूंगा तो एम्प्लॉय का नेम आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए मुझे तो 3 लिखूंगा तो प्रोडक्ट का नाम आएगा। अब यहाँ पे मुझे अगर सेल्स जानना है तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो सेल्स आएगा। अगर बोनस के बारे में जानना है भैया तो यहाँ पे 5 लिखूंगा और एंटर करूँगा तो बोनस आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका VLOOKUP फंक्शन काम करता है, वर्टिकली डेटा को सर्च करेगा। तो यही हुआ वर्टिकली सर्च करना मतलब कॉलम वाइज, ठीक है। तो बेहद आसान सा फंक्शन है, देख करके डर लगता है भैया लुकअप फंक्शन सर क्या होता है। कुछ नहीं होता है। सर्च कराइए, कौन है चलो चलो कर रहा है। ये हमारे बीच में बैठा हुआ कोको भी नालायक हो चुका है, वो भी बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो भैया गलती से यहाँ पे कोको ने फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, आप लोग उससे मोटिवेटेड नहीं होइए, चीज़ों को सही दिशा में लीजिए। तो क्लियर है भैया कि नहीं, वे VLOOKUP समझ में आया? बोलो बालको जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे फिर आपका आएगा HLOOKUP। HLOOKUP क्या करता है, यहीं पे हॉरिजॉन्टली काम करता है। अच्छा, अब लगेगा सर ये आपने टेबल इतनी जल्दी कन्वर्ट कैसे किया? ये ट्रांसपोज किया गया। आप भी चाहो तो कर सकते हो ऐसा काम। कैसे किया जाता है ये बता दीजिए सर ज़रा। अगर देखो आप इस टेबल को कन्वर्ट करना चाहते हो हॉरिजॉन्टल टेबल में, तो ये ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आप कॉपी करेंगे, और नीचे आप आएंगे जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है पेस्ट स्पेशल में। इधर पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा ट्रांसपोज का ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी टेबल जो है ट्रांसपोज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग काम कर सकते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हमें एक हॉरिजॉन्टल टेबल चाहिए थी, बन गई है। तो ये तरीका होता है भाई, शॉर्ट तरीके से आप कैसे चेंज कर सकते हो। रजनीश जी को क्या दिक्कत आ रही है भाई, रिपीट कर दीजिए फिर से। देखो ये जिनको दिक्कत आई है, नहीं समझ में आया है, तो अब क्या दिक्कत है अगर आप ये पूछना चाहते हो तो मैं बता दूंगा। अगर पूरा ही रिपीट करना है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप एक बार वीडियो को प्लेबैक कीजिए, थोड़ा सा पीछे तरफ से जाइए और वापस से उसको देखिए, समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हमारे पास HLOOKUP फंक्शन जो है, HLOOKUP कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डेटा हमारा ये हॉरिजॉन्टली फाइंड करेगा रो वाइज। तो इस प्रकार से ये रो वाइज डेटा को फाइंड करने का काम करता है, सर्च करने का काम करता है आपका HLOOKUP फंक्शन। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल का ऑपरेटर, लिखेंगे HLOOKUP और ब्रैकेट करेंगे ओपन, और सबसे पहले सर्च क्राइटेरिया के तौर पे हमें सिलेक्ट करना होगा एक खाली सेल जहाँ पे हम लिखने वाले हैं ID, और ID लिखने के बाद हम यहाँ पे करेंगे कॉमा। इसके बाद हमें चाहिए एरे के तौर पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा डेटा मतलब डेटाबेस। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा करने के बाद हमें चलना पड़ेगा इंडेक्स की तरफ, तो हमने लगाया कॉमा। अब इंडेक्स के तौर पे हम फिर से खाली सेल का सिलेक्शन कर सकते हैं जहाँ पे हम रो नंबर बताएंगे, या फिर आप लोग सीधे यहाँ पे पार्टिकुलर रो का नंबर भी दे सकते हैं कि कौन सा डेटा आपको चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप इसको डायनेमिक बनाना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो, तो एक खाली सेल का सिलेक्ट कर लीजिएगा,
अदरवाइज़ आप सीधे रो नंबर बता दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए था एम्प्लॉय का नाम, तो सेकेंड रो में हमने एम्प्लॉय का नाम रखा हुआ है, तो कॉमा के बाद हम लिखेंगे 2 और कॉमा करके शॉर्टेड रेंज आपकी सेम टू सेम होती है ट्रू या फॉल्स वैल्यू के लिए। भाई अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0, अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए तो 1। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट बंद करके मारना है एंटर। एंटर करते ही आपको आया NA। तो भैया NA का मतलब गलत कुछ नहीं हुआ है। चलो यहाँ पे हम कुछ कर लेते हैं, डेटा नॉट अवेलेबल है अभी। क्राइटेरिया तो भरो, 10 लिखा मैंने। आगे चलेंगे, रामू आ चुका है। तो इस प्रकार से आप करेंगे यहाँ पे काम फटाफट, ठीक है। कई बार देखो आपको NA तब आएगा जब आप आउट ऑफ रेंज चले जाओगे। मान लीजिए ऐसे, अगर आपने लिखा यहाँ पे 40, तो 40 का कोई डेटा ही नहीं है, तो 40 का डेटा NA आएगा। और वो स्टार्टिंग में NA इसीलिए आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेटा भरा ही नहीं था, ठीक। तो इस प्रकार से आपका काम करता है। अब देखो जहाँ पे मैंने यहाँ पे सीधे 2 लिखा है, इसके जगह फिर से हम खाली सेल का सिलेक्शन कर सकते हैं भैया। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जहाँ पे रो नंबर के लिए मैंने सेल बना रखा है, इसका सिलेक्शन हो नहीं रहा, तो इसका हम नामकरण कर देंगे। इसका नाम है D और 10। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे D10 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 और करेंगे एंटर। इस बार हम जब तक ये रो नंबर नहीं बताएंगे तब तक ये डेटा नहीं देगा। 3 लिखेंगे तो प्रोडक्ट का नाम आएगा, और 4 लिखेंगे तो यहाँ पे सेल्स के बारे में बताएगा, और अगर यहीं पे हम 5 लिखते हैं तो ये हमें बोनस के बारे में बताएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 25 का बोनस, मैं 25 को हाईलाइट ही कर दे रहा हूँ। चलो ये रहा आपका 25। अब यहाँ से आप लोग इसको मैच कीजिएगा पूरा का पूरा। देखो 5 लिखा तो बोनस बताया, 4 लिखा हमने तो ये आपको सेल्स के बारे में बताएगा, तो इसका सेल्स आप देख सकते हो। वापस गए हम 3 लिखेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में, तो इसका प्रोडक्ट आप देख सकते हो। वापस गए हम 2 लिखेंगे तो इसके भैया एम्प्लॉय के बारे में बताएगा। तो इस प्रकार से आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो दिस इज़ HLOOKUP फंक्शन। कैसे आप अपने डेटाबेस से वैल्यू को सर्च कर सकते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। इसका सिंटैक्स अगर आप लिखना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो भैया स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका सिंटैक्स। चलिए, तो कैसी लग रही है क्लासेस भैया, मज़ा आ रहा है ना? हाँ जी, निशा जी बोल रहे हैं थैंक्स। ठीक है भैया, थैंक्स, अच्छी बात है, आपने बोला, अच्छा लगा सुन करके। लेकिन आप लोग को अगर समझ में आ रही हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो तब मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है ना? तो यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलिए, और भी पढ़ना चाहते हैं? थक तो नहीं गए भैया आप लोग? देखो अगर आप लोग थक गए हो तो बता दीजिए, और नहीं थके हो तो बताइए, फिर पढ़ा देता हूँ। थोड़ी चीज़ें और बची हैं, बस आप लोग का मुझे 10 मिनट और चाहिए। अगर आप लोग 10 मिनट और पढ़ना चाहते हैं तो बताइए, मैं पढ़ा दूँ आगे भी चीज़ें जो बची हुई हैं, फटाफट कवर हो जाएगा। तो अगर पढ़ने का मन लग रहा है अभी, तो भाई कमेंट बॉक्स में यस सर आ जाना चाहिए, जितने लोग भी देख रहे हैं। लाइव क्लास अमित सर की? नहीं, शायद नहीं, तबीयत ख़राब है ना उनका। हाँ, तो शायद नहीं होगी, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, शेड्यूल मत लगाइएगा। तो भैया इतना सन्नाटा क्यों हो गया? थक गए लगता है आप लोग। देखो मैं पढ़ाते पढ़ाते तो नहीं थका, लेकिन आप लोग थक गए हो। अभी चल रही क्लासेस। ये हमारे ऑडियंस पे डिपेंड करता है भैया। हमारी ऑडियंस अगर कहेगी क्लास सर ख़त्म कर दो तो हम ख़त्म कर देंगे, पढ़ना इन्हीं को है। नहाने जाना है? अरे बालक, बाल्टी लेके नहाते रहो, पढ़ते भी रहो। चलिए ठीक है भाई, तो ख़त्म कर देते हैं पूरे टॉपिक ही हम पढ़ करके, कोई दिक्कत नहीं। 2 सीरीज़ और बचती हैं, तो एक बार आप लोग बस एक बार फिर से एक साथ सभी बोलिए यस सर, पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं, फटाफट जल्दी से आ जाओ।
हेलो, हेलो मैम, मैम। चलिए मैं आज आप लोग को सारे फंक्शन ख़त्म कर देता हूँ। 2 फंक्शंस की सीरीज़ और बची हुई हैं, ये पढ़ा दे के ख़त्म कर दे रहा हूँ। कल की क्लास में हम बेसिक से थोड़ा सा जैसी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे चार्ट कैसे बनाते हैं, पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा वैलिडिटी कैसे लगाते हैं, कैसे सॉर्ट और फिल्टर कैसे करते हैं, कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2 फंक्शंस की सीरीज़ और भी बची है, उनको पढ़ लेते हैं फटाफट, जिससे कि हमारे सारे फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि एक ही वीडियो में हमने सारे फंक्शन ख़त्म करने हैं, तो ख़त्म कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो चलिए इसके बाद हम पहुंचते हैं डेटाबेस फंक्शन की तरफ। अब डेटाबेस फंक्शन का क्या काम होता है भैया, यहाँ पे देखिएगा ज़रा। तो चलिए हम पहुंचते हैं डेटाबेस फंक्शन की तरफ। तो यहाँ से हम पहले इसको कर लेते हैं डिलीट, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो पहले छाप के बैठे हो। है ना, तो चलिए भाई यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर करके कर देता हूँ डिलीट सारे डेटा को, फटाफट फटाफट फटाफट। अब देखिए डेटाबेस फंक्शन का क्या काम होता है कि आपको डेटाबेस में से अगर आप कभी भी फ़िल्टर करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार का आप एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डेटाबेस फंक्शन का यूज़ करना होता है। और ये डेटाबेस फंक्शन आपको सिर्फ डेटाबेस पे ही काम करता है। ठीक है, हाँ, कुछ लोग एकदम शौक हो रहे हैं कि सर क्लास ख़त्म करने वाले थे, अचानक से पढ़ाने क्यों लगे हैं, क्योंकि मैं आपकी क्यों सुनूँ। मैं आपकी नहीं सुनता हूँ, मैं अपनी सुनाता हूँ। तो इसी को कहते हैं लोगों के किए किराए पे पानी फेरना, है ना। तो हम पूरे फंक्शंस को कंप्लीट करके क्लास ख़त्म करेंगे, तो जो भग गए हैं उनका नुकसान हो जाएगा, जो रह गए हैं उनका फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए भाई, सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखो सम फंक्शन पढ़ा है, मैक्स पढ़ा है, मिन पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है, काउंट पढ़ा है, प्रोडक्ट पढ़ा है। तो बस ये सारे काम आप डेटाबेस फंक्शन के साथ कर सकते हो, मतलब कि डेटाबेस में कर सकते हो। सब के आगे आपको लगाना है डी, और सिंटैक्स आपका थोड़ा सा हो जाएगा चेंज। आर्गूमेंट में आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, शॉर्ट या एनालाइज, तो इन सब के लिए आप ये करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं। अभी हमने ताज़ा एच लुकअप एंड वी लुकअप पढ़ा है, जिनका काम होता है वैल्यू को सर्च करना या गेट करना, है ना। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में एक फ़ंक्शन है डी गेट फंक्शन। क्या नाम है उसका, डी गेट। तो इक्वल के साथ लिखेंगे डी गेट, ये हमने लिखा, और ब्रैकेट को करेंगे हम ओपन। इतना करने के बाद अच्छा देखो, ये सब चीज़ों से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको हेडिंग को भी सिलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा, अगर आपने ऊपर फील्ड्स में कुछ और लिख रखा है, नीचे आउटपुट टेबल के फील्ड्स और इनपुट टेबल के फील्ड्स अगर अलग अलग किया तो आंसर नहीं आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जैसे यहाँ पे आईडी लिखा है और यहाँ पे इनपुट टेबल में आपकी आईडी की जगह पे कुछ और भी लिखा होता, तो ये यहाँ से वैल्यू को गेट नहीं कर पाएगा, इसे एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, एरर आएगा। जैसे यहाँ पे आपने एम्प्लॉय को शॉर्ट में लिखा है EMP, और यहाँ पे अगर आपने एम्प्लॉय पूरा पूरा लिख दिया होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारे काम आपने नहीं करना है। जो चीज़ आप यहाँ लिखोगे वही चीज़ आप इस आउटपुट टेबल में भी रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे बढ़ेंगे भाई। तो हमने लिखा फंक्शन का नाम डी गेट। अब यहाँ पे हमें चाहिए डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है हमारा पूरा पूरा इनपुट टेबल। हेडिंग के साथ सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, इकलौता ये फंक्शन है जहाँ पे आपको हेडिंग को भी ध्यान से सिलेक्ट करना होता है। हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे तो एरर आएगा, आंसर नहीं आने वाला है। तो डेटाबेस के तौर पे हम पूरे डेटाबेस मतलब पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया हमने। कॉमा लगाएंगे। डेटाबेस फील्ड का मतलब ये है कि आपको कौन सी वैल्यू गेट करनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको सेल्स गेट करना है तो आपको सेल्स वाली हेडिंग पे जाना है, वहाँ पे सिर्फ क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, मतलब हेडिंग का सिलेक्शन करना है। फिर से लगाएंगे कॉमा। अब बात आती है सर्च क्राइटेरिया। तो सर्च क्राइटेरिया क्या है भाई, यहाँ पे हम आईडी वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, आईडी वाली हेडिंग के साथ खाली सेल जिसमें मैं आईडी लिखने वाला हूँ। तो ये करने के बाद हम जैसे ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा सर ये तो आपके साथ हो गया है मोए मोए, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है एरर। तो मैं आपके भले के लिए बता देता हूँ कि ये एरर नहीं है। जैसे हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे आंसर आने वाला है। देखो मैंने लिखा 15, तो 15 आईडी की यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स क्या है। तो ये पूरा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो इसको आप एक एक करके मैच कीजिएगा। तो एक कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं भाई। अब देखो जो भी 15 आईडी है इसका सेल्स कितना आया है 2500, तो यहाँ पे 2500 आ चुका है।
अब अगर इस प्रोडक्ट को भी गेट करना चाहते हैं हम, तो सेम तरीके से यहाँ पे फिर से स्पीड में इस बार डी गेट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेटाबेस के तौर पे पूरा पूरा हम डेटाबेस मतलब पूरा इनपुट टेबल, कॉमा, डेटाबेस फील्ड के तौर पे हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, इस बार प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट वाली हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सर्च क्राइटेरिया में खाली सेल और आईडी हेडिंग के साथ, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। इस बार देख सकते हैं आप 15 आईडी की जो है बाइक आ चुकी है। बाइक मतलब प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट को गेट कर लिया है। एक्सक्यूज़ मी गाइस, हेलो 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 हेलो, क्लास चल रही है अभी। ऐसे अगर आपको एम्प्लॉय को गेट करना है भैया, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय के लिए भी लगा सकते हैं। जिनको नहीं पता है तो देखो यहाँ पे मैं इसको सिंटैक्स आप देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए क्या करेंगे, इक्वल के साथ फिर वापस से डिगेट लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेटाबेस। अब देखो इस बार स्पीड में क्यों बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं 2 बार इस फंक्शन को लगा के दिखा चुका हूँ। कॉमा लगाएंगे, वापस से इस बार हमें क्या चाहिए, डेटाबेस फील्ड के तौर पे एम्प्लॉय की हेडिंग सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय वाले डेटा को गेट करना है। ये किया हमने, कॉमा, और इस बार सर्च क्राइटेरिया वापस से सेम चीज़ को हम रखेंगे। हर बार हमने सर्च क्राइटेरिया में सेम चीज़ इसीलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हम एक ही आईडी लिखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सारे डेटा एक साथ आएँ। इतना करने के बाद हम एंटर करेंगे। अब देखो इस बार वापस से पोगो आ चुका है। पोगो मतलब 15 आईडी का जो एम्प्लॉय है ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका भैया डी गेट फंक्शन काम करता है। अब देखो यहाँ पे मैं आईडी बदलूँगा, यहाँ पे पूरा पूरा डेटा बदल जाएगा। तो इस बार मान लीजिए हम इस वाली आईडी को, चलो 30 आईडी के नंबर को लिखने वाले हैं, तो इसे कर देता हूँ हाईलाइट इस कलर से। अब देखो यहाँ पे मैं 30 लिखूँगा, इसके पूरे डेटा को आप मैच कीजिए, एक साथ पूरा का पूरा डेटा बदलेगा। 30 लिखा, मैंने एंटर किया, देखो 30 पे रामू है, रामू आ गया है। प्रोडक्ट में कार है, कार भी आ गया। सेल्स आपका 8000 है, 8000 भी आ गया। तो इसको आप मैच कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये डी गेट फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो सिंटैक्स का आप लोग फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा भैया। इसी प्रकार से आपका ये डी गेट फंक्शन काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आप मान लीजिए अगर आपको टोटल बोनस पता करना हुआ, या फिर मैक्सिमम बोनस पता करना हुआ, मिनिमम बोनस पता करना हुआ, या उसका एवरेज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, काउंट करना है कितने बोनस हैं, तो इन सब के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखो जैसे आपने टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन लगाते हैं, यहाँ पे बस आपको डी के साथ सम लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल के साथ डी सम, ब्रैकेट ओपन। सिलेक्शन का तरीका सेम है, डेटाबेस में पूरे टेबल को सिलेक्ट करना होगा हमें, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। डेटाबेस फील्ड के तौर पे हमें बोनस का सम करना था, बोनस वाली हेडिंग को कॉमा लगाएंगे। इस बार सर्च क्राइटेरिया के तौर पे हम पूरे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो ये मैंने पूरे पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, पूरे खाली सेल को आउटपुट टेबल में, और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखो टोटल सभी का बोनस कर दिया इसने 14,200। अब मैं अगर किसी एम्प्लॉय का करना चाहता हूँ बोनस निकालना, मान लो रामू का, मैंने रामू लिखा, एंटर किया, तो रामू का बोनस 7000 है। तो देख लेते हैं भैया, रामू रामू, ये 2 जगह हमारे रामू हैं, एक ये रामू है, एक ये रामू है। इनका बोनस 1000 और इनका बोनस 4000, तो 6000 हो गया। एक ये रामू भी रह गए थे, ये 2000, कितना हो गया, 4 2 6 1 7000 हो गया। आप यहाँ पे आप देख सकते हो 7000 आ गया है। अब इन पर मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग। अब तीनों रामू को देखा जाए तो 2 ने कार बेचा है, अच्छा, एक ने साइकिल बेचा, 2 ने कार बेचा। अगर मुझे कार वाले का सिर्फ बोनस चाहिए होता, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले में लिखूँगा कार और एंटर करूँगा। देखो फिल्टर आउट हुआ कि नहीं, सिर्फ कार वाले का बोनस है। अब सेल्स वाली बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन 1000 का सेल्स, सॉरी ग्रेटर देन 1000 के सेल्स वाले बोनस को ही बताइए, एंटर करूँगा। तो ग्रेटर देन 1000 में सभी आएंगे। ये भी आपका 1000 से बड़ा है, और ये भी 1000 से बड़ा है, ये भी 1000 से बड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो, या फिर इसको अगर 2000 कर देता हूँ, तो देखो फिर से फ़िल्टर आउट हो गया। जो 2000 था उसको हटा दिया क्योंकि हमने लिखा ग्रेटर देन 2000। तो इस प्रकार से आपके टोटल बोनस आ गया, हमने डी सम लगाया। तो क्लियर है। तो जैसे हमने यहाँ पे डी सम लगाया है, वैसे अगर मुझे मैक्सिमम बोनस चाहिए तो ये देखो यहाँ पे हम डी मैक्स लगाएंगे, इक्वल के साथ इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डी मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और सेम तरीके से डेटाबेस में पूरे टेबल को सिलेक्ट करना होता है, और डेटाबेस फील्ड में बोनस, क्योंकि हम बोनस भी काम कर रहे हैं, और सर्च क्राइटेरिया में हम पूरे पूरे इस खाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। फिर से यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम मान लो हम लिख दिया, रामू लिख दिया हमने। तो रामू का जो भी सबसे हाईएस्ट सेल्स होगा वो बता देगा यहाँ पे। तो और रामू का सबसे हाईएस्ट बोनस, सॉरी सेल्स नहीं बोनस, तो यहाँ पे 4000 है। तो आप देख सकते हैं रामू
1000 बोनस, रामू 2000, रामू 4000। तो 4000 सबसे हाईएस्ट था, इसलिए यहाँ पे आ चुका है। फ़िल्टर आउट करने के लिए आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें फिल करेंगे तो फ़िल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिनिमम बोनस के लिए आप डी मिन लिखेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा भाई। तो मिन का उल्टा मैक्स है, तो मिनिमम बोनस के लिए आपको लिखना पड़ेगा डी मिन। क्लियर है, ये भी आपका हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एवरेज की बात कर लेते हैं, जैसे हमने टोटल निकाला वैसे हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल के साथ डी एवरेज, ब्रैकेट करेंगे ओपन, और हम सेलेक्ट करेंगे डेटाबेस को। सिंपल सी कहानी यही है कि सब पे आपको यही चीज़ करना है। डेटाबेस के तौर पे पूरा पूरा डेटाबेस, कॉमा, फील्ड के तौर पे जिस पे आप काम करना चाहते हैं कॉमा लगाएंगे। सर्च क्राइटेरिया में आप यहाँ पे इन खाली सेल का सिलेक्शन कर लेंगे और एंटर करेंगे। देख सकते हैं आपका टोटल इसने क्या कर दिया है, एवरेज सभी वैल्यू का निकाल दिया है। अब यहाँ पे अगर रामू का एवरेज चाहिए था तो रामू लिखूँगा, एंटर कर दूँगा, तो रामू का एवरेज बोनस ये बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ़िल्टर करने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट लिख देते हैं कार। तो अब रामू को जो कार बेचा है उस पर फ़िल्टर आउट किया इसने, तो 5000 को शायद रामू ने कार बेचा होगा भैया, चलो देखते हैं, सॉरी बोनस हुआ होगा। तो ये रहे रामू, ये रहे कार, इनका 1000 बोनस, ये रामू ये साइकिल है, ये रामू ये कार, इस पर बोनस 4000 है। तो 4 1 5000 हुआ। 5000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2500 ही आने वाला है। तो इस प्रकार से 2500 इसका एवरेज बोनस आ गया है। ये सिंटैक्स आप देख लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होगा कि जो दो वैल्यू होंगी उनको प्रोडक्ट कर देगा, तो इसके लिए सिंटैक्स आपको लगाना पड़ेगा डी प्रोडक्ट, डेटाबेस का प्रोडक्ट। काउंट में आपको डी काउंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इक्वल के साथ चलो मैं लगा देता हूँ। डी प्रोडक्ट आप लोग खुद से करेंगे। तो ये लिखा मैंने डी काउंट, सॉरी काउंट लिखा से मैंने, यहाँ पे डी लिखना भूल गया भाई, तो डी लिखना ज़रूरी है। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा डेटाबेस, तो ये रहा हमारे पास डेटाबेस, कॉमा लगाएंगे। फील्ड चाहिए, ये फील्ड सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है सर्च क्राइटेरिया, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर। देखो 6 बोनस आपके हैं टोटल, तो टोटल 6 हैं, 3 3 6। अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगा देता हूँ या फिर फ़िल्टर आउट करना चाहूँ तो रामू, रामू भैया 3 जगह आया है, 3 जगह उसको बोनस मिला है, तो यहाँ पे 3 आ चुका है। तो इस प्रकार से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काउंट का काम होता है सिंपल सा काउंट करना, डी काउंट मतलब डेटाबेस के अंदर काउंट करना। तो ये थी पूरी कहानी आपकी डेटाबेस फंक्शंस की। बस इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको हेडिंग के साथ सिलेक्शन करना है, और इनपुट टेबल की सारी फील्ड्स और आउटपुट टेबल की सारी फील्ड्स सेम तरीके से होनी चाहिए। स्पेलिंग आपका चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। और ध्यान रखते हुए अच्छे सारी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई, डेटाबेस फंक्शन क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है ये राउंड सीरीज़। तो राउंड सीरीज़ भी भैया आपको मैं करके दिखा देता हूँ। चलो भैया, तो यहाँ से हम करते हैं पूरा का पूरा डिलीट। देखो राउंड सीरीज़ को पढ़ने से पहले तो आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। राउंड सीरीज़ का सबसे पहले सिंटैक्स का आपका कुछ नहीं होता, सिंपल होता है। इक्वल के साथ आपको फंक्शन लगाने हैं। तो इक्वल लिखा हमने, राउंड लिखा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2 चीज़ सेलेक्ट करना होता है, एक नंबर कॉमा करके, दूसरा काउंट। अब ये नंबर और काउंट क्या है, ये चीज़ आपको समझना होगा पहले तो। देखो यहाँ पे राउंड हो, चाहे आपका राउंड अप हो, चाहे राउंड डाउन हो, चाहे ट्रंक हो, सभी फंक्शंस का अलग अलग काम है। राउंड सीरीज़ का सिंपल सा काम है राउंड अप करना या राउंड डाउन करना। कुछ तो यहाँ पे हो गया, वैल्यू बढ़ा लेना या घटा लेना। कभी भी आप देखते होंगे जब पॉइंट में समथिंग आता है तो आप उसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं, है ना, राउंड करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। कब क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। इंसर्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम शेप पे आएंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो इस लाइन पे अगर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा,
तो एक ऐसा मैं पार्ट बना लेता हूँ। चलो थोड़ा सा इधर पे आते हैं, ये लाइन पे आए हमने। ये वाला एरिया जो आपका है, ये इसको 0 मान लीजिएगा। इधर पे मान लीजिए आपका 1 हो गया, इधर पे मान लीजिए आपका 2 हो गया, इधर पे मान लीजिए आपका 3 हो जाएगा। माइनस में इधर नंबर आएंगे, इधर पे पॉजिटिव नंबर होते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 0 है, क्या है 0। आप देखो यहाँ पे शेप्स बन गए हैं, है ना। तो इसको फिल कलर को कर देता हूँ नन। नन, ये 0 है आपका, ये आपका 1 है। क्योंकि जो नंबर लाइन होती है, अगर आपने मैथ में कभी पढ़ा होगा, तो नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब आप 8 तो हम बना नहीं सकते हैं, तो थोड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आपको काउंट समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये रही आपकी एक नंबर लाइन। सिंपल सी कहानी है, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई पड़े चीज़ें। आप दिख रहा होगा। तो ये आपकी एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में बीच में आपका सेंटर पे 0 होता है। 0 के राइट साइड जब चीज़ें हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो अगर कभी भी आपका काउंट पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद की बात कर रहा है, डेसिमल के राइट साइड की बात कर रहा है, ठीक है। और कभी अगर आपका काउंट नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब डेसिमल के लेफ्ट की बात कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और काउंट अगर 0 रहा तो इसका मतलब डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, डेसिमल की ही बात कर रहा है वो, ठीक। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ को ड्रॉ किया हूँ। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आप देखो, जब राउंड फंक्शन होता है तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं एग्जांपल में सीधे हम इस समय पे यहाँ पे हमने लगाया था इक्वल ऑपरेटर के साथ राउंड फंक्शन। ये नंबर हमने सेलेक्ट किया, ये काउंट हमने सेलेक्ट किया 2। अब यहाँ पे क्या होगा कि डेसिमल के बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, बाकी जो बचा हुआ डिजिट है उसको 0 बनाना है। तो देखो भाई, जो 1 और 3 तो हमें चाहिए था, बाकी 4 को 0 बनाना है। तो जिसको 0 बनाते हैं उसे हम ये देख रहे होते हैं क्या वो नंबर 5 से छोटा है या 5 से बड़ा, या 5 है। तो जब कभी भी राउंड के केस में क्या होगा, अगर वो नंबर आपका 5 से बड़ा हुआ, क्या हुआ, 5 से बड़ा हुआ या 5 हुआ, तो +1 हो जाएगा। +1 किस में होगा, इसके पहले वाले में हो जाएगा। तो मतलब कि अगर ये नंबर 4 जहाँ पे 5 होता तो इधर पे 3 में आपका 1 प्लस हो जाता, ये हो जाता 4। लेकिन ये 4 है तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिस नंबर को 0 हम बनाते हैं, अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो उसके पहले वाले नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम टू सेम रहेगा। अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसके पहले वाले में एक नंबर बढ़ जाएगा। तो इसको एंटर किए हम तो 1 3 आया लास्ट में, है ना। अब यहीं पे अगर ये 4 की जगह पे मैं इसको 5 कर देता हूँ तो देखिए आपका 1 4 हो गया कि नहीं। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास 2 नंबर्स होते, जैसे आपका पहला 5 है, दूसरा 2 होता। अब बात आइए सर, यहाँ पे हम किसको देखें, पहले वाले को देखें बाद वाले। तो इन दोनों में से जो टॉप लेफ्ट में हो गया उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, देखो इस वजह से आपका 1 4 हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका ये राउंड फंक्शन काम करता है। अब इसी चीज़ को अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हो सभी नंबर्स पे, तो देखो पॉजिटिव वाले तो आपको समझ में आ गए हैं। 0 वाले केस में भी आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं चाहिए। लास्ट वाला नंबर आपका 4 है तो इसका मतलब कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो 76 लास्ट में दिखेगा, तो ये आपका 76 लास्ट में हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, जब माइनस में हमारा काउंट रहा तो क्या करेंगे। इसका मतलब ये कि डेसिमल के हमें लेफ्ट साइड देखना है। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में आपका 6 है, 6 को हमें बनाना है 0, और ये आपका 5 से एक बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब ये इससे पहले वाले में एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 8 0। तो अगर यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये आपका 3 5 8 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम होता है भाई। तो ये मैंने आपको पॉजिटिव नंबर के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए, 0 के लिए समझा दिया। तो इस प्रकार से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके समझ सकते हो, ठीक। इसे हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद बगल में करेंगे पेस्ट। तो Ctrl+Shift+V करेंगे हम, और यहाँ से वैल्यू ओनली पे कर देंगे। अब ये आप देख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या पॉज करके लिख लीजिएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये होगी कहानी राउंड की। इसके बाद बढ़ते हैं आगे हम। तो राउंड अप की अगर कहानी की बात हम कर लेते हैं भाई, कि राउंड अप फंक्शन क्या करेगा सर। तो राउंड अप में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात यही है, आपका नंबर छोटा हो या बड़ा, सेम काम यहाँ पे भी करना है कि कुछ को हम हटाएंगे, कुछ को 0 बनाएंगे। तो इसके केस में क्या होता है, जिसको आप 0 बना रहे हो वो नंबर चाहे 5 से छोटा हो या 5 से बड़ा हो या 5 क्यों ही ना हो, आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा पहले वाले में +1 हो जाएगा तो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये 5 की जगह पे 2 भी होता, ये 5 की जगह पे अगर 2 ही होता
तो भी राउंड के केस में तो आपको कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, बट राउंड अप वाले में क्या हो जाएगा, +1 होगा तो होगा। चल आप देख सकते हैं इक्वल के साथ में लिखा राउंड अप, ब्रैकेट ओपन किया, हमने इस नंबर का सिलेक्शन किया, कॉमा लगाया और काउंट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 14 होने वाला है। क्यों? क्योंकि राउंड अप क्या करता है, हमेशा बगल वाले में पहले वाले में आपका एक नंबर बढ़ा देगा तो बढ़ा देगा, +1 होगा तो होगा, चाहे वो नंबर 5 से छोटा हो या 5 क्यों ना हो या 5 से बड़ा ही क्यों ना हो। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक। चलिए अब इसी को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, सब पे अप्लाई हो जाएगा, फिर चाहे आपका नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, सब पे आपको बस +1 कर लेना है, पहले वाले में हो गया, ठीक है। इसे भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और बगल वाले में हम कर देंगे पेस्ट, तो Ctrl+Shift+V करेंगे और वैल्यू ओनली पे कर देंगे, टिक। अब बात आती है राउंड डाउन की। राउंड डाउन में क्या होगा भैया, इसमें भी सेम चीज़ है, जैसे आपका राउंड अप में हमेशा बढ़ रहा था, तो वैसे राउंड डाउन में क्या होने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नंबर चाहे 5 हो, 5 से छोटा हो या 5 से बड़ा हो, कोई चेंज नहीं आएगा। जिनको 0 बनाना है उनको बना दीजिए, बाकी ऐसे सेम टू सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल के साथ राउंड डाउन, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद हम करेंगे अपने नंबर का सिलेक्शन, देन करेंगे हम कॉमा लगाएंगे और काउंट सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर को 0 बनाया गया, वो बन गया, बाकी आपका सेम टू सेम आ चुका है। तो ये राउंड डाउन की कहानी होती है। यहाँ पे उसको नंबर बड़ा है छोटा इससे मतलब ही नहीं होता, वो चुपचाप क्या करेगा, जिनको 0 बनाना भैया आप बनाइए, बाकी वो नंबर सेम टू सेम रह जाएगा, ठीक है। तो होती कहानी राउंड डाउन की। अब ये जो आपका ट्रंक फंक्शन है ये सिमिलर टू राउंड डाउन होता है, जो राउंड डाउन आपका रिजल्ट प्रोवाइड करता है वही ट्रंक भी करता है, बस फंक्शन का नाम बदल गया है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो इक्वल के साथ ट्रंक लिखेंगे, अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर का सिलेक्शन आप करते हैं, कॉमा लगाएंगे, काउंट का सिलेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिजल्ट सेम टू सेम आएगा, है ना। तो इस प्रकार से भैया इसका काम करते हैं। तो ये थी आपकी राउंड सीरीज़, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है यहाँ तक, तो बोलो हाँ या ना, क्लियर है सबको भाई, जल्दी से फटाफट। और मैं आप लोग के लिए देखो एक काम कर दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ये रहा आपके सामने पूरा राउंड सीरीज़, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो भाई कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो हाँ या ना, क्लियर है सबको, जल्दी से फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट क्लास एंड होने के बाद। तो जिसका जो भी डाउट होगा भैया कमेंट बॉक्स में क्लास एंड होने के बाद अपनी समस्या बता सकता है। क्लास कैसी लगी आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज आपने जो भी 1.5 घंटे में पढ़ा है, पूरे फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं, ये जब लगभग हम लोग क्लास में कवर करते हैं तो महीने भर पढ़ते रहते हैं। तो ये था फटाफट आपका रिवीजन। तो इसी के साथ हम इस क्लास को करते हैं ख़त्म भैया, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर आपको नोट्स चाहिए, ये क्लास नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए आपको सब मिल जाएगा। बस आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं रख सकते हैं, जो भी आपका फीडबैक होगा वैसे पे हम काम करते हैं भैया। चलिए तो इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। सबको टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।